बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों हो गया है, फटाफट खत्म करो क्विक। आधे से ज्यादा लोग गायब है, मतलब मस्त है। रेनी सीजन में तुम बोल रहे हो सर बारिश है, वाओ। सब टाइम पे, सब ट्रेन टाइम पे। अरे 5 मिनट होगा लेट होगा, 10 मिनट लेट होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly, देख एक स्टेशन से। ऑफ कोर्स आना इज मोर इम्पोर्टेंट, यस आई अंडरस्टैंड। क्या नोट्स बनाया, मजा आता है, मतलब ऐसा बना है। इफेक्ट देखना है ना, 500 दे चल। ऑफ कोर्स। क्या रे, इतना कोई साहूकारी का के लिए डालने का बे, कुछ भी। लुक एट मी। भाई जल्दी करो यार फटाफट। नीलो है, थैंक यू वेरी मच। एक आध दो लाइट बंद कर बेटा। आओ। गर्ल्स रिलैक्स, फटाफट करो, अब बस टाइम पास नहीं। बस 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 बेटा, इनको मौका देगा सो जाएंगे इन लोग। तो लास्ट सेक्शन नहीं आई थी ना का? आई थी ना, ये सिंपल की बात। जिसकी खुद की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। फास्ट। इधर ही तो खड़ा हूं मैं, कौन सा ऑस्ट्रेलिया में। कहा चल रहा है? कोई हवा का कोई ऐसा उसमें ये नहीं है कि नहीं बैठने वाले को मैं ज्यादा पड़ेगा। खजा में एसी मत बंद कर, किसको, तेरे को और बुखार। बुखार कुछ स्ट्रेस में आ जाएगा बे। थोड़ा बाहर बैठ जाना, या तो इधर आ जा, इधर हवा भी नहीं आ रहा, मैं तो, है ना। कान बने बैठ, आने नहीं दूंगी मैं हवा को। डन। बस बस नीलो है। क्या कितना क्या डिस्कशन चालू है तुम दोनों का। लाफिंग गैस नॉट किया है, चल रहे। डन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा एवरीवन। इधर ही बैठा हूं, मेरे को सुनाई दे रहा है। तेरी बातें और इंपॉर्टेंट। फास्ट। अभी नहीं। फास्ट फास्ट फास्ट। डन एवरीवन। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसमें ना एक्चुअली बेसिकली पढ़ने का कुछ भी है ही नहीं, बिकॉज एवरी वन ऑफ यू नोज व्हाट दिस इज इन एग्जैक्ट, बरोबर है।
अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अगर अपन बात करें या ऑनलाइन बिजनेस की अगर अपन बात करें तो एवरी वन ऑफ अस हैज समवेयर अंडरटेकन दिस इन आवर लाइफ्स. मतलब अमेजोन पे तो सबका ही अकाउंट है. पूरा मेरे को तब लगता है मालूम है कि सबका ना अमेजोन पे अकाउंट तो है. एंड स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है गाइस कि उन लोग ने ना अपने क्या बोलते हो ट्रॉली को, बास्केट या कार्ट में ना बहुत सारी चीजें डाल के रखी है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि घर वाले उसके आगे नहीं बढ़ने दे रहे. है कि नहीं? इतना भर के रखा है ना. और कभी ऐसा होता है मालूम है, आपका मूड अच्छा है, ठीक है, क्या बेटा बोल क्या कहिए क्या लेना है तो इन लोग लिस्ट बताते हैं. आती है पीछे से मम्मी, ये तो क्यों जरूरत है, ये तो है तेरे पास. भाई 10-15 चीजें बताते हैं, लास्ट में दो चीजें फाइनलाइज होती है. वो दोनों चीज तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में थी. और तुमने भी स्मार्ट बन के क्या कहते हैं, दोनों चीज रखते हैं जो सबसे सस्ती है तो घर वाले ये भी लेने देंगे. लेकिन मम्मी ने वो दो ही चीज को एग्री किया जो सबसे सस्ती थी लेकिन तुम्हारे प्रायोरिटी में बैठी नहीं रही थी. एंड बाद में तुम फ्रस्ट्रेट होकर बोलते ये भी नहीं चाहिए. मम्मी बोलती है ठीक है अभी मैंने तो बोला लेना है पर तूने ना बोला तो जाने दे. होता है कि नहीं होता है? मम्मी बहुत शातिर होती है ना, बेटा आने दे मीटिंग होने दे, रिकॉर्डेड भेजूंगा मैं, फोन करके बता देंगे देखो दिस इज व्हाट योर डॉटर थिंक्स अबाउट यू. ओके. Yes or no? चलो फटाफट अपन देखते हैं how it is being undertaken. So online transactions are what? They are involving buying and selling of goods and not services but only goods through internet. Actually services भी आता है इसमें obviously. And they require a stable internet connection. So customers are supposed to pay for the product or services digitally during these transactions. Yes or no? Right? तो प्रोसीजर में क्या क्या है? पहली चीज अपने आप को रजिस्टर करते हो हाँ या ना. सी यू रिमेंबर दैट डे जहां पे तुमने अमेजोन पे अपना आईडी वगैरह बनाया था, राइट? यू पुट इन योर डिटेल्स, यस और नो, नाम एड्रेस ये सब तुमने डाल दिया था. एज वेज सब आता है उसमें, कम्युनिकेशन एड्रेस, फिर हमारा ईमेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब इन्फॉर्मेशन जो डालना था सब तुमने डाल दिया. यस और नो? सो सी बिफोर यू आर प्रोसीडिंग फॉर शॉपिंग ऑनलाइन अ यूजर विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द वेंडर बाय फिलिंग आउट अ फॉर्म. यस और नो? वो भी ऑनलाइन ही भरना है. Right? Now, registration is the first step in an online transaction. The customer logs into the website to make a purchase and the details, and the details are securely saved. बरोबर है? Now, the account and the shopping cart track the selected items during browsing. वही होता है ना? आज कुछ नहीं तो जोमेटो ही देख लो, उसमें तुम डालते हो खाना पीना ये वो सब रेडी हो जाता है. फिर यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द पेमेंट वाला पार्ट. हाँ या ना? सेम अमेजोन पे भी वही होता है. पहले अपन ने अपना आईडी वगैरह बना लिया, यस और नो फॉर्म वॉर्म भर के, देन वी स्टार्ट विथ आवर सर्फिंग पार्ट एंड देन बेस्ड ऑन आवर प्रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन आवर नीड्स अपन क्या करते हैं चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना चालू कर देते हैं. एंड वी आर एडिंग दोज थिंग्स टू द कार्ट, अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज ऑर्डर प्लेसमेंट. लास्ट में अगर अपना सब रेडी हो जाता है तो नाउ लोग थोड़े स्मार्ट हो गए. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप जो जो सिलेक्ट कर लेते थे ना सीधा वो ना ऑर्डर पे चले जाता था. लेकिन फिर अब प्रॉब्लम होता था कि अगर समझो इफ यू आर नॉट वांटिंग सम थिंग्स तो अपन रिव्यू नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को. अभी तो कैसा होता है तुम ऐड 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 करते जाओ, उसके बाद उन लोग वापस पूछते हैं ना कि दीस आर ऑल योर आइटम्स, यू डू यू कंफर्म दिस थिंग्स और नॉट. तो वही बोल रहे कि सेकंड स्टेप इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज once you have added the things it will record the selected products, their quantity and everything. Yes or no? After finalizing the selection the buyer will proceed for yes or no. राइट? एक बार रिव्यू कर लो, देख लो, सब कुछ चेक कर लो, फाइन फाइन अंडरस्टैंडिंग रख लो. एंड आफ्टर दैट यू विल गो फॉर व्हाट? यू विल गो फॉर पेमेंट. दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप. yes or no? Right? Now, these systems are using high level encryption to keep financial information very secure. Now, payments can be done through various methods. पांच है. That is debit card, credit card, cash on delivery, net banking, and check. Yeah, there is also something called as which is digital cash. तो तुम्हारा ये होता है ना वॉलेट से. बरोबर है? सी सीओडी सबको मालूम है, पर अभी एक्चुअली ना बहुत सारी कंपनीज ने सीओडी बंद कर दिया है. बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिया यार. दे आर नॉट अलाउिंग सीओडी अबाउ आई थिंक 1000 या 2000 रुपीज का सीओडी के ऊपर इन लोग अलाउ नहीं करते. लोग सबने बोल दिया कि भाई पहले से आप पेमेंट करो. आया ना? राइट? सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज चेक. पर चेक वाला सिस्टम भी अभी बंद कर दिया उन्होंने. क्यों? कुछ तुमको मिल जाते थे चेक, तुम सामने देते हो, चेक 2 दिन के बाद क्लियरिंग में जाता था और तो उस टाइम तक चेक बाउंस वाउंस हो गया तो देन दैट वाज अ प्रॉब्लम. तो चेक वाला सिस्टम भी उन्होंने बंद कर दिया. तीसरा नेट ट्रांसफर. ये तो सही है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर. आज भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनीज है ना, वो दूर की इधर से अगर अपने को ऑर्डर्स भेजते हैं ना तो दे आर आस्किंग अस टू मेक पेमेंट्स थ्रू आईएमपीएस और नेट बैंकिंग, मतलब एनईएफटी वगैरह करने बोलते हैं. ओके? राइट? दूसरा तो है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. डू आई नीड टू टेल यू अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? उन लोग लेके आते हैं, दे ब्रिंग इन दो स्वाइप मशीन्स एज वेल. जब ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह करते हैं यू कैन स्वाइप योर कार्ड्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिजिटल कैश. मालूम है डिजिटल कैश मतलब जीपे या तुम्हारा यूपीआई. बरोबर है? इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है. हाँ बोल बे.
वो तेरे को देख के निकाला उन लोग ने। मैं क्या बोल रहा हूँ, पे लेटर इज नॉट अ पेमेंट मेथड, इट इज एन ऑप्शन। सुनना, लेटर में भी तू यही 5 मेथड यूज करने वाला है ना? कोई और है तेरे पास? क्या आएगा? पे लेटर में पे तो करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं बोल रहा हूँ आज हो गया, लेटर वाला डेट आ जाए तो कैसे पेमेंट करने वाला है? क्या क्या कैश देगा? डेबिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड? कुछ तो देगा ना, तो अल्टीमेटली तो यही हुआ ना बे भूतनी के। पे लेटर में पे करना पड़ता है, पे नेवर नहीं है, लेटर है लेटर, है कि नहीं? हाँ, बेटा माइनॉरिटी कोटा नहीं है, अलग चल रहा है ना, छोटा रिचार्ज। ओके। अच्छा, डिजिटल कैश में एक ऑब्जेक्टिव आएगा गाइस, अ फॉर्म ऑफ पेमेंट विच ओनली एग्जिस्ट्स इन साइबर स्पेस। ओके, तो दैट इज डिजिटल कैश। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? वन ऑफ द वेरी सिंपलर आंसर्स, एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क के लिए, आया तो दिवालिया, बिकॉज देयर इज ओनली 3 पॉइंट्स टू राइट। ओके, और ये जो पेमेंट्स है ना, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, उसमें भी खाली तुमको नाम लिखना है, एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। ओके, यू जस्ट नीड टू राइट द मेथड, मतलब डेबिट में बोलने खाली कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज आल्सो एन ऑप्शन टू पे, कैश ऑन डिलीवरी मींस वंस यू द गुड्स आर गेटिंग डिलीवर्ड यू कैन पे कैश। डिटेलिंग में भी तुमको जाने का जरूरत नहीं है, हाँ तो यहाँ पे अपन डिटेलिंग में गए हैं। समझा ऑल ऑफ यू? एवरीवन चलो फटाफट एक बार देख लो, बिकॉज इसके बाद अपना जो मेन आंसर है वो स्टार्ट करना है, राइट? यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ो। यहाँ पे थोड़ा अपन ने ये किया है, उसको कम क्रिस्प बनाया है, थोड़ा उसको कंसाइज किया है। चालू करूँ या बंद? पागल विगल हो गई, डर लग रहा है, आगे आजा देख। हाँ, राजस्थान वाली फीलिंग। चुप ना। हाँ, इसी चालू करने के फंडे है बे। और मत करना यार, गर्मी होता है यार हमारे जैसे गरीब लोग, पुअर पीपल। आई डोंट हैव द रिमोट माय डियर। इतना तीनों एसी चालू है? पहले रूम में 4 एसी हुआ करते थे, 3 इधर और ये इधर था ये। फिर एक फिर एक एसी को इन्होंने, क्या बोलूं अभी, बुरा लगा यार। ये जब तुम 1 महीने पहले आते थे ना, सर पंखा सर, ये तभी क्या होता था? कंसिस्टेंसी नहीं है तुम्हारे लाइफ में, है कि नहीं? हाँ बोल। एक आध एसी बंद कर दे चलेगा, ये वाला गलती से भी मत करना। मत ना बेटा, रहम। अरे हवा तो चलो, लेकिन रूम टेम्परेचर तो मेंटेन होना चाहिए। ये देख, खुद को फ्रैंकी बना दिया इसने। कर ले ओ माय डियर, कर ले। है बटन इधर भी है, सुन ले। अगर ये एसी बंद हुआ ना, 100 बार है ना तेरे से है ना उठक बैठक करूंगा, याद रखना। नाउ द चॉइस इज योर्स। 66% तेरा, 33% मेरा। सुन, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बंद कर। अगर ये बंद हुआ ना, मारूंगा मैं तेरे को। इनी मिनी माइनी मो। कर दे, और क्या ही बोल सकता हूँ, 2 जन खुश होंगे। अरे नहीं चलेगा, बटन बंद करना है, फटेगी। ए, अरे बस। अच्छा, बाहर से ही होता है? ये नहीं होगा, वो होगा। नहीं नहीं, वो ना बोला ना, ना देख। अरे पावर बटन बंद कर दे ना, हाँ बैठ भी, बैठ जा बैठ जा, नहीं तो धमकी मत दे यार, बाहर बोलू क्या मत। तो मरने मारने पे आ गई यार।
सुन, एक रिक्वेस्ट है माय डियर्स एवरीवन, जिसको भी ठंडी लगता है ना, प्लीज कुछ ऐसा। हाँ, ब्लैंकेट विंकेट लेके आओ, फीमेल ठाकुर बन जाओ। ठंडी लग रहा है क्या तेरे को? गरीब लोग हैं भाई। अंदर का फ्लैप थोड़ा ऊपर कर दे, ऐसा रहेगा तो बचा है तो। अंदर भी है। अंधो, मेरे को इधर से दिख रहा है। अरे अंदर है बच्चे, देख। ए, पहले रैप करके जा खुद को। फ्रैंकी बन के जा रही। बीच में, बीच में से कर। हाँ, फिक्स है। अयो भाई, उसको देख लेंगे, पत्थर वित्तर मारेगी वो। सुन, उसमें स्विंग वाला, अच्छा स्विंग का बटन ही नहीं है ना उसमें। प्लीज प्लीज प्लीज। सुनना सानी का, इधर आके बैठ जाना थोड़ा, ये साइड पे आके बैठ जा। डन एवरीवन, चलो एक नया टॉपिक पे जाते हैं। इफ यू वांट जस्ट क्लोज योर बुक्स। क्या हुआ बे? हवा आया इधर। तू ही रोक रही थी हवा। हाँ बोल बे, क्या हो गया? रामू का क्या दिखता है? मैं ठंडी लग रहा है। पारा उधर किधर बैठ जा। सुन, कूद के एक आगे वाली बेंच पे आ जा। अरे बॉम्ब नहीं लगा है बे, उधर बैठ जा। मर जाएगा नहीं तो ऐसे ठंड में। नहीं ना, अच्छा लग रहा है ना अभी, बैठ। देखा? देख, एक कहावत है, कोल्ड किल्स कोल्ड। सामना कर उसका। ये फ्रैंकी है, ये रैप है। अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, तू बैठ ना आगे। मेरे को ना एक्चुअली तुम लोग का लॉजिक ही नहीं समझ में आता। योर सीट्स आर फिक्स्ड, एसी इज फिक्स्ड, उसमें से वेरिएबल क्या है? उसको तो नहीं हटा सकते अपन। तो चेंज करो ना खुद का जगह, नहीं जम रहा है तो। या वेयर समथिंग, शर्ट या कुछ ऐसा पहन के आओ, जैकेट विकेट जो भी तुमको लगता है वो। ना हटना है ना, उसकी उंगलियां करते रहते हो भुगड़ में। ये क्यों सबकी दादी बने फिरती है बे? अननेसेसरी। चलो एनीवेज, सो फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज, गाइस लिसन। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या लेना, एक काम करो, बुक बंद कर दो। अपना थोड़ा बहुत डिस्कशन करते। अरे हवा आ रहा है कसम से यार, बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। समझ गया, मेरे को मजा आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द टर्म आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग, कितने जन ने वर्ड ये टर्म सुना है? वन। क्या मतलब बेटा, इधर इधर, कसम से फीस हमने लिया है। एनीवन अपार्ट फ्रॉम हर हु हैज हर्ड दिस टर्म आउटसोर्सिंग? या सुना है? ओके, सुना है। सुनते तो गालियां भी हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इज देयर एनीवन आउट ऑफ यू हु नोज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? बहुत सिंपल है, सच बता रहा हूँ, वेरी सिंपल। सर दुख रहा है समीक्षा? एनीवन? नन ऑफ यू नो? नहीं पता है? एग्जाम्पल दे, गरीब समझ जाएंगे लोग। वॉचमैन को आउटसोर्स कर दे, निकल। वॉचमैन होता है, उसको आउटसोर्स किया है।
इसको ठंड लग रहा है तो उठ के ना दूसरी बेंच में बैठो, उसको उसको मत छेड़ो। फाइंड एनी अदर स्पेस। तुम है ना अपनी जगह कभी चेंज नहीं करते हो, वो नहीं हटने वाला, तुम उसको उंगलियां मत करो, डैमेज होगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हम लोग पैसा तुमसे लेंगे हाँ? और तेरे से लेंगे। ऑलरेडी ना अलग अलग जगहों पे इन लोग ने ना डैमेज किया हुआ है फालतू में। एंड अगर ये मेरा भी होता मैं तुम पे डबल ये करता। हट जाओ ना, बैठ जाओ ना किधर, और पूरा क्लास खाली पड़ा है। इतना तो सेंस किसी में भी होगा। बोल। वर्तिका कितना ट्राई कर रही है मालूम, कुछ तो लाइट हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, राइट है मोस्टली। एनीवन एल्स? यस नीला। एग्जाम्पल। क्लासरूम है, तो है ना, मैं तो लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, अपनी जबान पे कंट्रोल रख। अरे तेरे को भी बोल रहा हूँ, कि मेरा क्लासरूम है, याद रखना ये चीज। मेरे को एक चीज बता नहीं लो, ये जो जिस बंदे को तुमने रखा है वो तुमने कंपनी में उसको बुलाया क्या तब? फिर तो गलत हो गया। सुनो, 90% टू बी करेक्ट है, 90% टू बी करेक्ट है। वेर यू वेंट रॉन्ग, मतलब व्हाट यू मिस्ड। काम मेरा है, ठीक है, मेरा कोई तो ऐसा काम है जो मुझे करना है या करवाना है। इफ आई हैव द सोर्स माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा, करवा लूंगा। बट आई डोंट हैव द सोर्स माई सेल्फ, बट आई नो फॉर मैटर ऑफ फैक्ट कि कोई ऐसे लोग हैं जो ये काम मेरे को करके देंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यू नो देर आर ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज, बरोबर है, जो उनको ट्रेन वेन करते हैं स्टाफ को, एंड द सेम स्टाफ इज अपॉइंटेड एट मल्टीपल प्लेसेस अंडर द बैज नेम ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी। अब मॉल्स में जाओ, हाउसिंग सोसाइटीज में जाओ, मे बी हॉस्पिटल्स में जाओ, मे बी एयरपोर्ट वगैरह पे जाओ, वहां पे देखोगे ना तो जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, दे आर वर्किंग फॉर अ एजेंसी। तुम देखा उनका यूनिफॉर्म, उनका बैज वैज रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा यूनिटी सिक्योरिटी सर्विस, यूनिटी सर्विसेज, ऐसा। सोसाइटी में यूनिटी का क्या लेवा देवा है? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा काम है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड है, जो मैं खुद मेहनत नहीं करके, मैं क्या बोलता हूं, देर इज सम स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो करता है। मैंने सीधा एजेंसी को पकड़ा, मैंने बोला देखो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को ये काम करके दो। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे लोग जो सोसाइटीज में रहते हैं, व्हेन यू सी द सिक्योरिटी, राइट, उन लोग का एक बैज होगा, दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग वन फर्म। तो तुम्हारी सोसाइटी ने, ओ बेटा सुनना, लेक्चर इधर चालू है, तो तुम्हारी सोसाइटी वाले ने उस सिक्योरिटी एजेंसी को अपॉइंट किया, उस सिक्योरिटी एजेंसी ने तुम्हारी बिल्डिंग की, तुम्हारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देख के, ओके, रिस्पेक्टेड पीपल या रिस्पेक्टेड नंबर ऑफ पीपल को उन लोग ने क्या किया, आपके बिल्डिंग में सोसाइटी में अपॉइंट किया। एक गेट पे रहेगा, एक लिफ्ट में रहेगा, एक रजिस्ट्री मेंटेन करेगा, ऐसा तीन चार लोगों को उन लोग लगा कि हाँ भाई ये सोसाइटी का ये इतना सारा काम है, उस काम को ये तीन चार लोग मिलके करेंगे। नाउ व्हाट यू डू, आप लोग उस सिक्योरिटी एजेंसी को पैसा देते हो, यू गिव मनी टू दैट सिक्योरिटी एजेंसी, and security agency will maintain the salaries of these people. You are not supposed to pay the salaries to those security men. आप सीधा पैसा किसको देते हो, एजेंसी को देते हो। तूने ना नीला स्टार्ट से लेकर एंड तक सब सही बोला, तूने फ्रीलांसिंग वर्ड यूज किया। फ्रीलांसर्स आर नॉट आउटसोर्स्ड, फ्रीलांसर्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। आउटसोर्सिंग कब होता है मालूम है, जब तुम किसी एजेंसी को, रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज एजेंसी को अपॉइंट करते हो, उन लोग तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए दे सेंड सम
people who are trained for that work. जैसे तूने मीडिया बेस्ट बोला, तूने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को बोलता ना, तू वर्ड यूज करता ना एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, तो मैं समझ जाता कि हाँ ठीक है, एक कंपनी है जिसने सब कुछ रेडी करके रखा है, बस दे नीड सम एडिटर्स और दे नीड सम एडवर्टीजमेंट, आई मीन एडवर्टीजमेंट करने के लिए यू नीड सम क्वालिफाइड पीपल और एक्सपीरियंस पीपल. तो तुमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया, उन लोग तुम्हारा पूरा का पूरा ये काम करके दे रहे हैं. समझ में आ रहा है? एंड ये तो दो बहुत बेसिक एग्जांपल्स है. और भी तुम जगहों पे देखोगे ना, कहां कहां पे आउटसोर्स होता है ये सब काम. पर्सनल लेवल पे पता है ना, तो पर्सनल लेवल पे तुमने ये जितनी भी इवेंट्स देखे, इवेंट्स में दे समथिंग कॉल्ड एज इवेंट प्लानर्स. इवेंट प्लानर्स क्या करते हैं? सेम तो करते हैं. इवेंट किसका? हमारा. काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है. वन ऑफ द क्लासेस में रहेगा उधर एक बंदा है ना, लास्ट वीक मेरे को मतलब वो लेट आया. मतलब क्यों भाई ये हुआ? मतलब सर कल रात को बहुत लेट हो गया. तो मैं तो उसको डांट रहा था, मतलब लेट हुआ. नहीं सर मेरा इवेंट था, वो इवेंट ही वाइंड अप करते करते 4 साढ़े 4 बजा. मतलब इवेंट था, मतलब मैंने मेरे मन में ऐसा सोचा कि वो किधर शादी विधि पार्टी विटी में गया था. नहीं सर मेरा खुद का इवेंट एजेंसी है. ऑब्वियसली इट इज अनरजिस्टर्ड. और बोलता है, मैं और मेरे साथ 2 जन और है, हम 3 लोग पार्टनर्स हैं. आई एम माई सेल्फ इज अ माइनर पार्टनर ऑब्वियसली, बट मैं एक पार्टनर हूं उसमें. एंड हम 3 जन चलाते. और उसने क्या बोला मेरे को मालूम है? आई वाज शॉक्ड टू द कोर ऑफ माई लाइफ. उसने बोला सर हम हमारी मतलब आई हैव गॉट एसोसिएटेड टू दिस इवेंट एजेंसी जो भी हमारा है पार्टनरशिप. आई तो गॉट माई सेल्फ एसोसिएटेड लास्ट अगस्त में. और उसने मेरे को बोला सर लास्ट अगस्त से लेके अभी तक हम लोग ने 800 से ज्यादा इवेंट्स किए, इंक्लूडिंग स्मॉलर इवेंट्स लाइक बर्थडे पार्टीज टू बिगर इवेंट्स लाइक होल्डिंग सम अवार्ड फंक्शंस. नॉट वो बड़े वाले एकदम अवार्ड फंक्शंस नहीं, बट वो रहते हैं ना रीजनल लेवल पे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, गाँव में कोई ऐसे अवार्ड फंक्शंस होते हैं. हमने पूरे महाराष्ट्र में 800 से ज्यादा इवेंट्स रखे, इंक्लूडिंग शादियां, एंगेजमेंट्स, बर्थडे पार्टीज, सक्सेस पार्टीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्कूल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, कॉलेज इवेंट्स. 800. मैं बोला तेरे पास इतना मैन पावर है किधर है? तो सर हमारे नीचे 3,500 लोग काम. दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज, इवेंट्स के बेसिस पे उनको रखा जाता है. एंड देर गिविंग ऑल फॉर्म्स ऑफ सर्विस. शादी विधि है तो केटरिंग भी है उनके पास, लाइट का भी है, म्यूजिक साउंड सब है उनके पास, एवरीथिंग. हम 3 पार्टनर्स हैं, हमारे नीचे 3,500 से ज्यादा लोग. और हमारी एक ऑफिस है, एक 350-400 स्क्वायर फीट की हमारी एक जगह है, उसमें हमारी office है, से हम लोग काम करते. तो वो शॉक्ड. तो फिर कल तेरे को लेट हो. हाँ सर कल एक बड़ा इवेंट था जिसमें मेरा और मेरे एक और पार्टनर का जाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज वी वुड हैव आई मीन डेडिकेटेड दोज एक्टिविटीज टू आवर सबऑर्डिनेट्स. कल वाले इवेंट में हमको जाना जरूरी था. अंडरस्टैंड, टुडे पीपल आर टेकिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट एज अ फुल टाइम करियर. पुणे में इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, आई मीन ये इवेंट जो प्लानिंग होता है या इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट का. ठीक है, NIEM करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट ऐसा करके कुछ तो है. उसमें इट इज अ फुल टाइम कोर्स राइट नाउ. लोग उसको परस्यू कर रहे हैं. एंड मैं एक बात बताऊं, व्हाई इज इट एडवाइज्ड यू अपॉइंट दीज आउटसोर्सिंग एजेंट्स? देखो अभी भी है ना, अपना जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, क्या बोलता है, नहीं यार ये तो अपना काम है, अपने से बेटर कौन करेगा. इट्स लाइक यू शुड डू इट द बेस्ट बिकॉज यू नो द बेस्ट. अग्रीड है बात, तुम्हारा काम तुमसे बेटर कोई नहीं कर सकता. लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? पॉसिबिलिटी का. पॉसिबिलिटी मीन्स हाउ कैन यू बी अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस. तुम बोलते हो मैं करूं. अब मैं रिसेंट में वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स का शादी था, वो मेरे को 2-3 दिन पहले मिला था, मेरे को अपोलोजाइज कर रहा था, आई एम वेरी सॉरी, मैंने शादी वादी में तो मेरे लाइफ का इतना बड़ा इवेंट था, मैंने सबको बुलाया वो, बट आई वाज नॉट देयर कंप्लीटली, आई कुडंट जस्टिफाई कॉलिंग यू गाइस. मतलब उसमें क्या, लिटरली वो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. बोलता है तुम लोग ने मेरे को बहुत समझाया था, 6 महीने से तुम समझा रहे थे कि यू डेलीगेट दोस वर्क, यू डेलीगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स, बट उसको ऐसा था कि मेरा शादी एंड इज अ पर्सन के भाई वो ना हर चीज अपने हिसाब से करने का सोचता है. ठीक है, बट उसने बोला लाइफ में मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा एहसास हुआ कि आई वाज सो रॉन्ग एंड आई वाज लाइक आई डिडंट जस्टिफाई कॉलिंग सो मेनी पीपल एंड आई मिस्ड आउट ऑन सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ उसका माइंड में जो भी उसका कॉम्प्लेक्सिटीज चल रहा था.
तभी भी मैंने उसको समझाया था, बट नहीं समझा, बट समझ गया. इफ यू आस्क मी, मैं मेरे शादी का भी अगर बात करूँ, या मेरे घर ऐसा कोई रहता, मैं भी एक बार के लिए ऐसे बोलता कि नहीं यार, नो वन कैन डू इट बेटर देन मी. ऐसा मेरा ईगो मेरे को बोलता है. बट वी लिटिल अंडरस्टैंड कि भाई करना सब कुछ अपन कर भी सकते, लेकिन हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता अपना पहुंचना. एंड एक चीज ये भी समझ जाओ, तुम्हारा ये रोज का तो काम नहीं है ना. कॉलिंग फॉर इवेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग देम इज नॉट योर डे टू डे थिंग. तुम एक माइंडसेट से चल रहे हो, डू यू रियली फील कि दुनिया में ऐसा माइंडसेट चलता रहेगा? पॉसिबल है? वर्ल्ड्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज, पीपल आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. क्या क्या ही कर रहे हैं आजकल. सुनो, सोच कर दो. अच्छा, दूसरे लोगों का क्या एक मिसकंसेप्शन था, व्हेन यू आउटसोर्स योर थिंग्स मींस इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. खुद करोगे तो सस्ता पड़ेगा. तो बताओ, आउटसोर्स करोगे ना तो ज्यादा सस्ता पड़ता है. व्हाई? बिकॉज दीज गाइज नो फ्रॉम वेयर एंड व्हाट टू बी डन. अपने सामने जो आएगा अपन, हाँ ये सही है ले लो, हाँ ये सही है कर लो. उन लोग तो इतने क्रक्स तक जाएंगे ना जहां पे द सेम थिंग टू देम विल कम एट व्हाट, हाफ द कॉस्ट. हाँ, मेरे को क्या इधर फूल वूल लगाने हैं, मस्त इधर डेकोरेट करना है, ये वो मैं खुद डेकोरेट करवाऊंगा. मेरे सामने एक फूल वाला था, एक डेकोरेटिंग ये सब सामान मिलने वाला सामने दुकान था, मैंने लेके आया, मैंने कर दिया 2-4 हज़ार का खर्चा. वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को बोलो, वो मेरे से 10 गुना बेटर, वो भी कम प्राइस में विद अ बेटर आउटपुट करके देगा. होता है. ये दुकान वाला मेरे को फूल दे दिया 100 रुपए के हिसाब से, वो बंदा वो 20 रुपए में लेके आएगा किधर और से. कैसे कर रहे हैं दैट इज नॉट द क्वेश्चन, करके दे रहे हैं. हाँ, एक्सपेक्टेशन से बेटर, हाँ, विद अ स्पेसिफिक बजट, हाँ, काम हो गया ना. एंड इन द एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, एटलीस्ट यू आर नॉट टेकिंग स्ट्रेस इन योर हेड ना. अरे ये बाकी है, वो करना है, ऐसा है वैसा है. यू आर नॉट स्ट्रेस्ड. ये शादी का ही अपन बात करते हैं, घर के कोई इवेंट का अपन बात करते हैं, यू नो व्हाट, सच इवेंट्स फॉर अस आर वेरी लिमिटेड. अभी समझो किसी की शादी का बात है, मेरे घर में किसी का शादी है, शादी वाला घर कितना होता है किसी के लाइफ में? एक बार, 2 बार, 3 बार, बस, उससे ज्यादा नहीं होता. हाँ या ना? अब उसमें तुम सोचो, एक बाप है जो इन्हें नॉट बोलेगा मैं ये करेगा, मैं ऐसा करेगा, मैं करेगा, मेरे बच्चे का शादी है, मेरी बेटी का शादी, वॉट एवर इट इज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू यू हैव द कैपेसिटी? पैसा तुम करोगे तो भी खर्चा करना है, कोई और करेगा तो भी खर्चा करना है. मॉनिटरी वाइज तो तुम जाने दो, बट डू यू हैव द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी? ईगो अलग रखो भाई. ईगो, तुम्हारी अफेक्शन, तुमको जितना भी उसमें एक्टिवनेस दिखाना है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. पोटेंशियल है, क्वालिटी है. अब जिस काम के लिए यू हैव स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड पीपल, जिनका वो स्पेशलाइजेशन है, तो करने दो ना भाई. आया ना? या कैंची उस तरह लेके मैं भी बाल काट दूं, लेकिन जाते हैं ना अपन किसी के पास, क्योंकि उसका डे का काम है ना. व्हाई डू यू आउटसोर्स दैट थिंग्स? आई मीन दैट्स नॉट आउटसोर्सिंग, बट व्हाई डू बिलीव ऑन देम? बिकॉज यू नो दे कैन डू इट बेटर. कोविड में अपन ने अपने सर के बाल काटे थे, बट वी नो ना दीज गाइज आर बेटर. व्हेन यू ट्रस्ट, व्हाई कांट यू ट्रस्ट व्हेन देयर आर थिंग्स लाइक दिस? बरोबर है कि नहीं? अच्छा, दूसरा, आज समझो एक बाप है, बोलता है मेरी बेटी का शादी, आई वांट टू यू नो गिव माय 200% टू द इवेंट. एक इमोशनल साइड देखते हैं इसका. ऐसे शादी वाला घर है या कोई फंक्शन वाला घर है जिसमें आपको क्या करना है, यू आर वांटिंग टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, नियर डियर वंस आते हैं जिनके साथ, अगेन तुम्हारा इक्वेशन वैसे तो जनरली कभी ऐसा मिलना होता नहीं है, बट ऐसे ही ओकेशंस में पूरा फैमिली, पूरा परिवार एक साथ होता है, और तुम अलग ही चल रहे हो. एंड दैट टू विद स्ट्रेस. एंड जब स्ट्रेस होता है, काम नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते हैं. हाँ या ना? नहीं. हाउ कैन दैट बी आउटसोर्सिंग? चला कोई और है, मतलब पैसे भी वही कमा रहे हैं ना, थोड़ी ना पैसे कमा रहे हैं. दैट्स नॉट आउटसोर्सिंग. बेसिकली आउटसोर्सिंग में क्या होता है मालूम है? योर नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड. नॉन कोर मीन्स जो पेरिफेरल एक्टिविटीज होती है ना, उसको अपन आउटसोर्स करते हैं. डोंट आउटसोर्स यार कोर एक्टिविटी. करने के लिए लोग आज में कर भी रहे हैं वो थोड़ा बहुत. आउटसोर्सिंग में भी टाइप्स है. सो पीपल आर डूइंग दैट, बट देन यू कांट लीव एवरीथिंग, बिकॉज अगर किसी और को तुमने ये सब कर दिया, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद देम, इंक्लूडिंग योर इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स.
तो एक चीज समझ जाना कि कल उठ के अगर वो जिस एजेंसी के साथ तुमने शेयर किया, कल उठ के उसके साथ तुम्हारा अगर काम बिगड़ गया तो इट्स वेरी रिस्की। ठीक है। नहीं डियर, एयरबीएनबी कैसे आउटसोर्सिंग हुआ? मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये बोला ना, इवेंट वाला बेस्ट एग्जांपल है, सिक्योरिटी वाला बेस्ट एग्जांपल है। चलो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, आई टेल यू। अपन एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। एवरीवनस बीन टू मॉल्स, ओके। एक कॉमन में एक मॉल लेते हैं जहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस वुड हैव बीन देयर, से फॉर एग्जांपल विवियाना। इज देयर एनीवन यहाँ पे जो विवियाना नहीं गया है कभी? लाइक विच प्लैनेट माय डियर? अच्छा, यू हैव शिफ्टेड, आई मीन यू स्टे देयर, तो विवियाना नहीं पता होगा, ठीक है। ओनली वन अपार्ट फ्रॉम हर। बट वैसे तो मॉल्स, आरसीटी तो गई है ना डियर, आरसीटी भी बहुत सारे लोग गए ही रहेंगे। अगर इसमें ऐसा कोई है जो आरसीटी नहीं गया है? ऑल ऑफ यू बीन टू आरसीटी, एवरीवन फॉर श्योर? पक्का ना, कोई ऐसा नहीं है आरसीटी गई है माय डियर? ग्रेट। अब पूरा आरसीटी इतना बड़ा मॉल है, ठीक है। मेरे को बताओ पूरे आरसीटी में तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है? आर्या बोलता है कोना। टाइम जोन? नहीं, सबका फेवरेट नहीं होता हो। वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस एंड द मोस्ट फेवरेट प्लेस फॉर एवरी पर्सन हु गोज टू अ मॉल इज द फूड कोर्ट। नाउ इमेजिन द फूड कोर्ट ऑफ आर सिटी, ठीक है। तीसरे माले पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द विंग में वो है, बरोबर है। मस्त बना है मालूम है, सेंटर स्पेस में पूरा खाने पीने का, आई मीन बैठने का और सिटिंग एरिया है। एंड ऑन द एक्सट्रीम आउट्स, आई मीन आउटसाइड दैट पार्ट इज ऑल दस आउटलेट्स। अब मैं बताऊं गिन के, अगर मैं देखूं ना, इफ आई हैव टू काउंट इट इन माय फिंगर्स, देयर आर एटलीस्ट 20 आउटलेट्स देयर। यहाँ पे पिज्जा वाला भी है, बर्गर वाला भी है, ताको बेल भी है, जूस वाला भी है, फ्रैंकी वाला भी है, नींद वाले भी है। गुड मॉर्निंग डियर। बरोबर है, सब लोग ही है। कैलाश पर्वत सब लोग है मालूम है, उधर डोसा वोसा सब मिलता है, राइट। ओके, नाउ इमेजिन योरसेल्फ हैविंग एन मील देयर, ठीक है। नॉट आस्किंग विद तुम बट या, ठीक है। अब तुमने, अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सही रहेगा, तो तुमने देखा रहेगा कि वंस यू आर डन वांटिंग टू सिट देयर, एक तो पहली बात, कभी कभी तो वीकेंड्स वगैरह में बैठने का जगह नहीं होती, सुनो। तो मुश्किल से अगर जगह वगैरह मिला तो यू वुड हैव सीन दैट एरिया वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। मैं आरसीटी की अवॉइड करता हूँ मालूम है, क्योंकि आरसीटी से भी बहुत बड़ा है ना सीटिंग एरिया एंड फूड कोर्ट है ना विवियाना का, और उसमें आउटलेट्स भी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा है, आई थिंक नियरली डबल। ओके, बट ठीक है, नॉट बीन दैट, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन आरसीटी का आउटलेट। अब तुमने देखा रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम यू एज कस्टमर्स हु आर डाइनिंग देयर, apart from those outlets wale who are selling their part of things, there are those 3 4 individuals who have a trolley like thing, would be wanting to move here and there, trying to find and locate those seats जहाँ पे खाने के ट्रे वे है, और अगर खाना वगैरह खा लिया है, they will take that, if the table or the whatever sim is a permanent or steel, I mean इसका पत्थर का भी बना है ना, if they are unclean they will wipe it, take it spick and span for other people to, ठीक है। अब एक बार भी तुमने कभी सोचा था कि ये जो लोग हैं, ये सब साफ सफाई वगैरह करते हैं, उसको किसने अपॉइंट किया है? वो किसके लिए काम करते हैं? मॉल के लिए। इफ तो फिर भी आंसर मैं समझ सकता हूँ। 2 साल पहले पूछा था ये सेम चीज, बोलता सर वो तो सब पैसे के लिए काम करते हैं, दे डोंट वर्क फॉर द मॉल। किसके लिए काम करते हैं? ऑफ कोर्स, एजेंसी को किसने बुलाया? रॉन्ग। बस दिमाग लगाते हैं, ठीक है। दिमाग क्या लगाते हैं? दिमाग ये लगाते हैं कि समझो अगर वहां पे 20 आउटलेट्स है, लेट अस हैव द फाइनेस्ट ऑफ कैलकुलेशंस, इकोनॉमिक वाइज अपन समझते हैं उसको, कॉस्ट इकोनॉमिक समझते हैं उसको। If there are 20 outlets, each outlet will want to have one, at least one person to working on their behalf to make sure that those tables and chairs and everything are wiped and kept clean.
अगर समझो हर एक जन ने एक एक जन को रखा तो 20 जन ने 20 लोगों को रखा। अब पूरे आरसीटी के डाइनिंग एरिया के लिए या फूड कोर्ट एरिया के लिए 20 लोगों की जरूरत है। चलो फिर भी अपन अज्यूम करते हैं कि वैसे ही था। अब तुम देखो ना प्रॉब्लम किधर आ रहा है। अगर मैंने मेरे बियाफ को एक जन पे रखा, मैंने मेरे बियाफ, भाई तू काम करेगा, ठीक है। अब फूड कोर्ट तुम देखने जाओ ना तो इट इज ओपन फॉर एटलीस्ट मोर देन 12 आवर्स, तो 12 से 13 घंटा ऑन रहता है। सुबह 11 बजे या 10:30 बजे मॉल ओपन होता है, रात को 10:30 11 बजे तक ओपन रहता ही रहता है। तो इट इज मोर देन 12 आवर्स। मेरे को एक बात, एक इंसान 12 घंटा काम करता है, मर जाएगा वो। मेरे को 2 जन को रखना शिफ्ट पे, मतलब एक टाइम पे वहां पे एक ही जन रहेगा, लेकिन मेरे को 2 जन को रखना पड़ेगा। बरोबर है। हाँ 6 घंटा 5 घंटा ऐसा जो भी टाइम पे रखना। वीकेंड्स में फुटफॉल ज्यादा होता है, तब क्या करूँ? शायद को और एक्स्ट्रा रखना पड़े मेरे को, पॉसिबल वो भी। फिलहाल अपन समझते 2 जन, एक टाइम पे 20 जन। अच्छा, अब आई एम सर्विंग माई कस्टमर्स, दे हैव क्यूड अप, ओके, ये अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ दो पंच इन कर रहा हूँ। अभी जो बंदा सफाई वफाई करता है जिसको मैंने अपने आप से रखा है, कुछ नहीं होगा अचानक से आया सर वो पोछा फट गया, दो ना सर। यहाँ पे कस्टमर खड़े, मैं इसको पोछा दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम हुआ नहीं हुआ, अरे सर वो साबुन खत्म हो गया सर। ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये मैंने सुना है। दिस आई हैव सीन इट माई सेल्फ ईयर्स बैक, एंड मेरे को ना बहुत पैथेटिक वाली फीलिंग आई थी तब। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट पर्सन, वो तो अपना काम कर रहा है, पर मेरे को पैथेटिक वाली फीलिंग क्यों आई कि आई एम क्यूड अप हियर, आई एम द कस्टमर। तभी वो ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कस्टमर इज द किंग, आई एम द कस्टमर, दिस शॉपकीपर और दिस सेलर हैज टू फोकस ऑन मी, आई एम द प्रायोरिटी हियर। अब ये बंदा आ रहा है, चल उस बंदे ने एक पोछा दिया या एक बंदे ने उसको साबुन दिया, वॉट एवर इट इज, वो बंदा ऑर्डर ले रहा था फिर भी मेरे को बहुत अनहाइजीनिक फील हो रहा था, साइकोलॉजिकली गलत है, हो रहा था। आई वाज फीलिंग डिस्गस्टेड। अब अगर इस शॉपकीपर की तुम बात करो, आउटलेट वाले की बात करो, उस बेचारे का फोकस कितना डाइवर्सिफाइड रहेगा, डिवाइडेड रहेगा। ये चीज के लिए नहीं कि बंदा कभी भी आएगा कुछ मांगेगा, ये चीज के लिए भी कि बंदा बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मॉल यार हमारा, बोलते ना फोकस कभी भी हट सकता है। सपोज एटली वो बंदा लंच ब्रेक पे गया या वॉशरूम में गया या कुछ है, तब क्या टेबल लेके पोछा लेके मैं जाऊं खा साफ करने के? वर्स्ट वुड बी ऑन दैट डे जिस दिन वो बोल के भी नहीं आएगा बहुत बारिश है सर, तो एक हाथ में पेपर पेन लेके ऑर्डर ले रहा हूँ, दूसरा इधर तंबी बन के साफ कर रहा हूँ। डज इट लुक नाइस? इमेजिन करो। लेट अस कम टू कॉस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्टली अगर एक भी जन को मैं कान पे रखता हूँ, एक भी जन मैं बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको 15 से 20 हजार तो रुपए देना देना पड़ेगा महीने का। अब 2 जन को पार्ट टाइम पे रखा है, 6-6 घंटे के लिए रखा, तो 15-15 हजार देके 30 हजार देना पड़ेगा। बरोबर है कि नहीं? ऐसे 20 आउटलेट वाले, 20 आउटलेट में हर एक जन का 30,000 का खर्चा तो पर मंथ हो ही रहा है। तो 30,000 फॉर 20 आउटलेट्स इज हाउ मच? 6 लाख रुपीज एज अ फिक्स कॉस्ट, ऑल ऑफ अस आर बेरिंग। एंड हर एक जन का एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो खड़ा ही है उधर जहां पे जरूरत ही नहीं है। ये 30,000 पर आउटलेट वाले का इस तो ओनली पगार, साबुन का खर्चा, पोछे का खर्चा, ये सबको तो अलग हो गया। यही गैप को फिल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी बनी है जो ये काम करके देगा तुमको। बोलेगा मेरे पास तो और अच्छे लोग हैं, मेरे पास तो और टेक्निकल लोग हैं, और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग वेनिंग दिया है, हु कैन डू मच बेटर जॉब देन दीज एग्जिस्टिंग पीपल। एंड वैसे भी देखने जाओ तुमको 3 या 4 जन से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। प्लस दे आर वेल इक्विप्ड, के पास वो जो पूरा ट्रॉली वॉली पूरा अलग ही है उनके पास, वो पोचा विचा वो सब का टेंशन ही नहीं है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी ने हम 20 के 20 आउटलेट वाले को कलेक्टिवली क्या बोला कि बॉस आपकी जो 3-4 लोगों की जरूरत है, सुबह से लेकर शाम तक 3 लोग, और शाम से फिर एक और जन को ऐड कर देंगे बिकॉज फुटफॉल बढ़ेगा, एंड वीकेंड्स में हम लोग दोपहर से 4 लोगों को रख देंगे, ठीक है। एंड एज आई सेड दे आर वेल इक्विप्ड, कुछ भी सामान खराब हो गया, खत्म हो गया, ऊपर नीचे होगा, तो दे विल रिफिल इट बाय देमसेल्व्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड ये सब का सब काम मिला के मैं आपसे 3 लाख रुपए लेने वाला हूँ पूरे महीने का। 3 लाख रुपीज वो पूरा एजेंसी ले रहा है पूरे महीने का, जिसमें अगर वो 3 या 4 लोग को भेज रहा है, 25 हजार या 30 हजार भी पगार दे ना, तो भी महीने का 1,20,000 ही होता है। बाकी वो सामान विमान का दूसरा 20-25-30 हजार पकड़ लो, बाकी वो 1.5 लाख रुपए अपने जेब में डालता है, जिसका उसका वो मेन बिजनेस है। अब वो लोग 1.5 लाख रुपए जेब में डाले, हाँ वो तो उसका धंधा है।
फिर भी इधर जो मैंने कहा 30-35,000 में खर्चा कर रहा था, मेरा पूरा खर्चा 10-12 हजार पे आके अटक जाएगा. Means I'm getting better quality services at more than half the cost. Also, there is no stress on my mind. एक जना नहीं आता है काम पे ना, तो that is the headache of the agency, not mine. उन लोग अच्छे से काम नहीं करते तो मैं उनके काम पे हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहूंगा एंड आई कैन डायरेक्टली कंप्लेन कि योर पर्सन वाज नॉट वर्किंग, ही विल बी चेंज, ही विल बी रिप्लेस. उसका जॉब जाएगा, मेरा स्ट्रेस नहीं है. सोसाइटीज में पहले जब हम रहते थे, हम लोग ने खुद ने अलग अलग जगहों से वॉचमैन विचमैन को लेके आया था, लेकिन यू कांट ट्रस्ट एवरीवन. एंड प्लस दे आर नॉट ट्रेंड. वो तो खाली उनको लगा कि हमको सिक्योरिटी वाला जॉब करना, हम सिक्योरिटी वाला जॉब कर रहे हैं. लेकिन आज वो एजेंसीज बनी है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. उनका मालूम है अलग अलग फॉर्म का सिक्योरिटी रहता है. द मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी इज जेड प्लस सिक्योरिटी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पीएम वगैरह को दिया जाता है. अपने बिल्डिंग में जो लगता है वो ए या बी बी कैटेगरी का सिक्योरिटी लगता है. उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. कॉर्पोरेट सेंटर्स में अलग सिक्योरिटी लगता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अलग सिक्योरिटीज लगता है. ऐसी एजेंसीज एंड बैंक्स वगैरह में एक अलग टाइप का सिक्योरिटी लगता है. समझ में आ रहा है? सो वो कैटेगराइज किया गया. अपने इधर तो मेरे बिल्डिंग में कितने साल तक तो एक सिक्योरिटी वाला था, लास्ट में भाई उसको कुर्सी पे बैठा तो वो बैठने के टाइम वाइब्रेट होता था. वो हमारी बिल्डिंग में कोई मतलब छोटा बच्चा भी चोरी करके जाएगा, उसको नहीं पकड़ पाएगा वो. बट दिस एजेंसीज वाला आर नॉट दैट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. रात भर जागते हैं उन लोग अगर नाइट ड्यूटी पे है तो. हमारे इधर तो भाई 8 बजे के बाद तो उसको बुलाने जैसा नहीं रहता है. हाँ क्या था, खत्म हो गया. हमारे बिल्डिंग वाले तो अलग ना लगे, उसको दूसरे काम भी देते हैं. जरा सुन, तो उसका नाम राम सिंह था, राम सिंह जरा सामने से टमाटर लेके आ. वो बेचारा लेके आता था, तभी गेट का मैं जाके खोलता था. इधर तुम उनको फोन करो, पहली बात तो उन लोग अपना पर्सनल नंबर ही शेयर नहीं करते. एजेंसी वाले जो अपॉइंटेड होते हैं उनको तुम इंटरकॉम पे फोन करो और उनको खाली बोलो ना, देखो गेट पे मेरा बेटा है, उसको हाथ पकड़ के लेके आओ, वो आ जाएगा खुद ही, मैं देखेगा. हाथ भी नहीं पकड़ता वो बच्चे का. मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब देखी हुई चीजें हैं. बच्चा गेट पे है ना, अगर तुम बोलोगे ना जरा उसको गेट से इधर लेके आओ, दिल से अच्छा इंसान रहेगा, कर लेगा. बाकी एजेंसी उसको अलाउ नहीं करता है पर्सनल काम करने के लिए. वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग को देखेंगे तो हम लोग को चिल्लाएंगे. दे विल से नो ऑन योर फेस. होता है, ये देखा हुआ चीज है. बिकॉज दे आर वांटिंग टू बी साउंड वेरी प्रोफेशनल. ये होता है आउटसोर्सिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं. मॉल्स में खाली सिक्योरिटी वाले नहीं होते, एक और जगह पे तुम देखोगे तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज आती है. सिक्योरिटी हो गया, फूड कोर्ट हो गया, एक और जन होते हैं, एक और टाइप के लोग होते हैं. मालूम है कौन? क्या? मॉल वाला खुद उसको अपॉइंट करता है. आउटसोर्सिंग की बात कर रहा हूँ. तो दे आर एम्प्लॉयड. कौन बोला? सॉरी. वॉशरूम्स में जो जैनिटर्स होते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर एजेंसीज हु हैव अपॉइंटेड जैनिटर्स. उनका भी एक यूनिफॉर्म होता है. उनको भी वो साफ सफाई सब मेंटेन करने के लिए दे हैव बीन गिवन, दे आर वेल इक्विप्ड. कल क्या बात है, कल ही मैं आर सिटी में था एंड व्हेन आई यूज द रेस्टरूम एंड द वॉशरूम, मैंने देखा वो इतना स्पिक एंड स्पैन था, इतना नीट एंड क्लीन था. एयरपोर्ट्स पे जाओ भाई, एयरपोर्ट में जो उन लोग मेंटेन करते हैं, जैसे भाई अपना घर इतना साफ सुथरा नहीं रहता. बस उनका काम ही वो है. दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट. इट्स देयर वर्क, इट्स देयर जॉब. समझा? लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट. रणवीर सिंह का फर्स्ट मूवी कौन सा था मालूम है? बैंड बाजा बारात. बरोबर, रिजल्ट आएगा ना सेम होना है तुम्हारा. या तो बैंड बजेगी या घर वाले मेरे साथ शादी करने बारात निकलेगी. कितने जन ने देखा है मूवी बैंड बाजा बारात? वन. कितनी नवरी है बे वर्तिका तू? टू. लॉकडाउन में मोटो था लाइफ का. दो ही जन ने मूवी देखा? अरे लेजेंडरी मूवी है वो. किसी दो जन का किसी ने देखा मूवी? होमवर्क देता हूँ, देखो भाई, अच्छा है. अच्छा नहीं, सच में अच्छा मूवी है. वही है. नहीं देखा है ना? ओ या, अलग चल रही है आजकल. क्या हो गया, सोरा बर्थडे है? अरे तेरा नहीं, ये तो दिसंबर वाली है मुझको. तेरा नहीं रे.
देखना था आज, देख ले, बोलना सर ने होमवर्क दिया, ठीक है। आज हमारे टॉपिक से रिलेट करता है वो। सुनो, इन दोनों को मालूम है, इसको और सानिका को, मूवी में रणवीर सिंह और हीरोइन वाज अनुष्का, इन दोनों का काम क्या था? इवेंट मैनेजमेंट में थे, वेडिंग प्लानर्स थे, बरोबर है ना? अभी एग्जैक्ट मतलब मत लेना कि सर मतलब आउटसोर्सिंग वाले थे इन लोग, और आउटसोर्सिंग का आपने मतलब बोला कि वो जो तुम्हारा काम है वो तुम नहीं करके किसी और से करवाना, मतलब वो तुम्हारे बदले शादी नहीं करेंगे, बट शादी के लिए जो जो चीजें होती है, शादी के लिए जो जो काम होता है, वो तुमको करके देने वाले थे। नाउ अगर तुम लोग उस मूवी में तुम लोग को दिखेगा, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कितने जन को अभी भी ये डाउट है, कितने जन को अभी भी ये डर लगता है कि नहीं सर अगर आउटसोर्स करते तो इट इज एक्सपेंसिव, खुद करेंगे तो सस्ता पड़ेगा? ये तो मेरे बोलने के बाद ऐसा मत करो, लेकिन डाउट अगर आया जेन्युइनली किसी के दिमाग में तो हाथ। कितनी दीदियों की शादी कर रही है तू? एक हुआ था। ओ, अभी वही दीदी की शादी है? ओके। क्या बे कंफ्यूज करती है? अच्छा, बुआ की बेटी का शादी हो गया, अभी मामा की डॉटर का शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। हाँ, तो अभी क्या एक्सपीरियंस हुआ तेरे को? बहुत पैसा है, हाँ। क्या क्या डेस्टिनेशन क्या है, मुंबई? अगर सुन ना, कुछ ऐसा लोग कम पड़ रहे हैं, तू ना हो जाए। लिस्ट बढ़ रहे भाई, डेस्टिनेशन वेडिंग है वो भी उदयपुर में भाई साहब, वो भी दिसंबर में, ओए होए होए। क्या ही बोलूं ना। यानी सुन, फ्यूचर में जिस दिन भी तेरा शादी हो, अगर, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन ही रखना, जगह उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ऐसे ही रखना, ठीक है। और बस एक छोटा मोटा इनविटेशन भेज देना। तो डिपेंड भी करता है ना, क्योंकि देख, शादी में तो ऐसे भी बोलना नहीं है डायरेक्टली, इंटरेस्ट नहीं है, बट मारवाड़ी शादी, ओ, खाना प्लस उदयपुर, मैं तो क्या शादी को भी डिच करके मैं घूम सकता हूँ। अरे नीच लोग करते हैं बे, सच में बता रहा हूँ। मेरे ग्रुप में थे, मैं नहीं गया था वो शादी में। शादी रखा था शिरडी में, ठीक है, इधर साई बाबा मंदिर में, मंदिर के अंदर शादी रखा था, ये नीच लोग बंदी को बोलते तेरा शादी तो हो ही जाएगा ना, हम लोग तेरा घूम के आते, भाई सुबह के शाम को है शादी खत्म। इतने नीच लोग। बोले तू कर लेगी ना, अभी हो जाएगा तेरा फेरा वाला, देख लेना, हम सीढ़ी देख लेंगे तेरा। मतलब काय चाल रहा है, सुबह गए शाम को रिटर्न आए। और वो बंदी बोल रही है भाई एटलीस्ट तुम विदाई तक तो रुक जा, विदाई में तो रहते। बता तू क्या, तेरे को रोते हुए हमने हमेशा देखा, छोड़। मुंह पे बोला, ग्रुप पे बात हो रही थी, और मेरे को इधर हंसी भी आ रहा था लेकिन बुरा भी लग रहा था, मतलब कितने नीच हो बे। उससे अच्छा मैं बेटर था, मैं नहीं आया, क्योंकि तुम इतने नीच हो, मेरे को भी लेके जाते। एटलीस्ट उस बंदी के बुक, बैड बुक्स में तो हम लोग नहीं आए। वो बंदी आज भी भड़की हुई है कि तुम लोग कितने नीच हो। एनीवेज, हाँ तो तेरा एक्सपीरियंस तो बता क्या हुआ। सॉरी, हाँ बट वो इनविटेशन इंपॉर्टेंट था, हाँ बोल। पर इसमें एक चीज देखो गाइस, समझो व्हाट शी इज सेइंग इज पार्टली एंड माइन्यूटली करेक्ट, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं होता। इन दी एंड यू कैन गिव देम अ स्पेसिफिक बजट ना, भाई मेरे को पूरा का पूरा ये मेरा इवेंट जो भी मैं आपको आउटसोर्स कर रहा हूँ, इतना ही मेरा बजट है, उसमें तुम अगर बिठा के दे रहे हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। सिंपल सिस्टम है। यू, एंड आई टेल यू गाइस, मैं बताऊं, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स का मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम खुद करते हो ना, तो तुम्हारे भी दिमाग में एक बजट लेके चलते हो तुम। समझो मैंने सोचा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का मेरे को खर्चा करना है ये मेरे इवेंट का,
पर मैं बताऊं, जब तुम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, 10 का 11 और 11 का 12 कब हो जाएगा ना, नहीं समझेगा। एंड यू विल बी लाइक ठीक है चलो हो रहा है ना, होने दो, खत्म करो खत्म करो खत्म करो। सो कहीं ना कहीं तुम 10 लाख का तुमने खुद के माइंड में जो बजट लेके रखा था, उसमें तुमने 15-20% तो ऊपर इंक्रीज ही कर दिया। एंड इट्स ओके फॉर यू। व्हाई? बिकॉज द अंडरलाइंग पॉइंट एंड फैक्ट इज, ठीक है ना, मैं ही कर रहा हूं ना, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट। अब जब मैं बजट की बात कर रहा हूं ना, जिसको तुम आउटसोर्स करते हो, तुम उसको जिंदगी में 10 लाख का बजट नहीं देने वाले हो। अगर तुमने तुम्हारे माइंड में सोचा ना मेरे को 10 लाख का खर्चा करना, तुम पहले उसके 7 लाख से स्टार्ट करोगे। और उसको भी मालूम है कि अगर तुमने 7 बोला तो तुम्हारा बजट 10 है, और वो 7 से बढ़ा के आएगा, तुम 10 आई मीन सॉरी 7 से तुमको बढ़ाएगा, 10 से कम करके वो आएगा 9 लाख पे। एंड जो तुमने 10 से 12 करके भी जस्टिफाई नहीं किया ना खुद के इवेंट को, उन लोग ने 9 लाख में तुमको उससे बेटर करके देना है। इधर तुम्हारा पैसा बचता है। एंड पैसा छोड़ो, क्वालिटीज छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, एटलीस्ट यू आर स्ट्रेस फ्री। कितनी बार ऐसा हुआ है, देखा है कि करने के टाइम कर तो लेते, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। अरे यार ये तो रह गया, हाँ क्या हुआ बेटा? इसके लिए तो बजट भी दे ही रहा है ना, व्हेन दे गिव यू अ कोटेशन दैट विल इंक्लूड देयर प्रॉफिट्स एज वेल ना। नहीं बढ़ेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, तूने बोल दिया मैं लास्ट में तेरे को 9 लाख रुपए से ऊपर नहीं देने वाला हूँ। उसमें तू तेरा प्रॉफिट डाल, तू तेरा ये कर वो कर, मेरे को इतनी चीजें करके चाहिए, करके देगा। समझा? हाँ, अगर कुछ एडिशनल आपको करना है, या उसने अगर आपको सजेशन दिया, इफ यू आर रेडी टू स्पेंड, तो दैट वुड बी ऑन द मोमेंट, वो गिवन मोमेंट पे होगा। पर जितना तुमसे कमिट हुआ है, जितना तुमको कमिट किया गया, उतना तो उसको करना ही है। एवरीथिंग इज रिटन बॉस। हर चीज आप है ना उसको लिखवाते हो, बिकॉज इट्स एन अग्रीमेंट। यस और नो? है कि नहीं? सब जाने दो, एटलीस्ट तुम्हारा स्ट्रेस तो नहीं है तुम्हारे दिमाग पे, यार ये तो मेरा चीज था, मेरे को करना है, मेरे को जस्टिफाई करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रनिंग इन द माइंड। सब चीज से तुम बच जाते हो। आया ना? एक मिनट, सोसाइटी किसका कोटेशन दे रहा है? रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन और ये रीफर्निशिंग अलग चीज होता है। अगर बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो बाम्बू बाम्बू नहीं लगेगा बेटा। हाँ। अगेन तू इसको आउटसोर्स नहीं बोल सकता डियर। दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग। तेरा काम तूने किसी एक कंपनी को दिया है जिसका वही काम है। आउटसोर्सिंग में कैसा है मालूम है? इट इज योर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू आर नॉट वांटिंग टू गेट इट डन, तो यू आर अपॉइंटिंग समवन एल्स टू डू इट ऑन योर बिहाफ। तेरे तेरे सोसाइटी में किसी का भी काम पेंटिंग का, बाम्बू लगाने का नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग। इवेंट, तेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, क्या होगा? तू बोलेगा मैं ही सब करूंगा, डेकोरेशन ये वो सब, केक वे, खाना पानी नाश्ता वास्ता सब मैं ही करूंगा। एंड यू आर नॉट डूइंग इट, एंड यू हैव अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हु इज इनटू दिस ओनली, क्या इवेंट को मैनेज करने का, और तू उनको बोल के करवा रहा है, तो दैट इज आउटसोर्सिंग। तू ये जो बोल रहा है ना बिल्डिंग का ये काम करना, वो आउटसोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनका वही काम है, और वो तेरा काम है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता वो चीज। हाउ कैन इट बी आउटसोर्सिंग? समझा? आज बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अभी जैसे मैं बताऊं, तुमको फोन आता है, कल के दिन में 6-7 फोन आ गए, सर मैं यहां से बात कर रही हूँ, आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है। अब वो जो बंदा है बंदी बात कर रहा है, इफ दैट पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेम बिल्डर, तो दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग। बट बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, ऐसे कॉल सेंटर्स बीपीओस को ढूंढते हैं, जिसमें उन लोग अपनी डिटेल्स दे देते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि ये लो लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी आर ऑफरिंग टू द पीपल, तुम्हारे पास जितने भी लोगों का डेटा है उन सबको तुम फोन करो, और उनको तुम हमारे बारे में बताओ। एक भी जन आपके थ्रू, फोन से थ्रू हमारे पास आया, और हमारा एक भी घर या एक भी प्रॉपर्टी बेचा अगर हमने तुम्हारे कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो उसके लिए हम आपको इतना परसेंटेज पैसा देंगे, तो दिस इज आउटसोर्सिंग। समझा? या तू किसी कॉल सेंटर में फोन करता है, 9 out of 10 times द कॉल सेंटर्स आर आउटसोर्सिंग कंपनीज, क्योंकि जो मेन कंपनी है, इंश्योरेंस वाला है, बैंक वाला है, उसका मेन काम तो अलग है, ये सब पेरिफेरल एक्टिविटीज है। नाउ यू नो द डिफरेंस। समझा एवरीवन? ब्रोकर्स आर अगेन डिफरेंट। ब्रोकर्स का काम क्या होता है? बेचने और खरीदने वाले को मिलाने का काम होता है उनका। ब्रोकिंग इज वेरी डिफरेंट। समझा?
बोल। सॉरी, नहीं, अर्बन कंपनी कैसे आएगा? वो तुम्हारा काम थोड़ी ना तुम्हारे बिहाफ पे करके दे रहा हो, तो उसका स्पेशलाइजेशन है वही। तो चाहिए मेरे को मसाज वाला, चाहिए मेरे को बाल काटने वाला, चाहिए घर में साफ सफाई करने वाला चाहिए, तो वो तो उनका मेन काम ही है वो। समझ रहा है? दे आर नॉट आउटसोर्स्ड, दैट इज देयर प्राइमरी बिजनेस। आउटसोर्सिंग मतलब भले उनको तुम बोले कि हाँ भले सर ये भी इनका प्राइमरी बिजनेस है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, वो तुम्हारा काम जो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुमको नहीं करना है, तुम किसी और से करवा रहे हो। तू एक बार के लिए मेरे को हाउस क्लीनिंग वगैरह बोलेगा ना, मैं फिर भी एक बार मान लू, बट बाकी सब चीजों में तो उनके पास वो स्पेशलाइज लोग है, उनका वो सर्विस ही वही है, मेन काम ही वो है। उबर ओला कैसे हुआ बे? उबर ओला कैसे होता? मेन बिजनेस है, तू वो तो सी टू सी हुआ ना, आई मीन सी टू बी हुआ ना। नहीं, वेटर्स कैसे होंगे? उनका पे स्केल कौन कौन करता है? पे स्केल कहां से बनता है? केटरिंग वाला, यस। केटरिंग वाले को अपन मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा इवेंट है, बट उसमें भी ऐसा ही डिफरेंस भी आ जाता है कि वो उनका मेन बिजनेस है या नहीं। अच्छा, दूसरा चीज, वन ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज फॉर द पीपल हियर इज, अगर उन लोग बोलते हैं इमर्जिंग मोड्स में, अगर अगर तुम ई बिजनेस की बात करते हो और जहां पे ये ई बिजनेस वाला टेक्निक नहीं अप्लाई होता, तो उन लोग वो भी बोलते हैं कि वो आउटसोर्सिंग में नहीं आता। समझा? बट केटरिंग वाला आ सकता है। गेटिंग द डिफरेंस गाइस? समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट्स? कुछ भी क्लैरिफाई करना है, कुछ भी अगर दिमाग में एग्जांपल से तो पूछ लो। हाँ, कैसे आउटसोर्स हुआ मेरे को बता। 100% होते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेस एंड सबसे बड़ा डिस्ट्रेस क्या होता है मालूम है? कि व्हेन यू आर वांटिंग योर वर्क टू बी डन बाय समवन एल्स, एंड इफ यू आर शेयरिंग सम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन विद देम, वो इंफॉर्मेशन का मिसयूज तो कितना हो सकता है ना। आज अपन कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, ठीक है? हर्ड द टर्म्स बीपीओज एंड केपीओज, सुना है? बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब मैं वही बोल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस बेचने के लिए तुमको फोन करते हैं, वो उनकी कंपनी के लोग होते हैं, वो वेल डन सर प्लीज आप ये हो, बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको बॉटल में उतारेंगे, आप इंश्योरेंस ले भी लोगे। यही टाइम पे जब क्लेम करने का बात आएगा ना, क्लेम का प्रोसेस, क्लेम का ये सब जो करना है, या जो भी वो कंप्लेंट्स वगैरह करना है ना, उन सब के लिए वही इंश्योरेंस कंपनी ने किसी और को आउटसोर्स किया हुआ है। आई टेल यू द वेरी संडे का बात है ये। मैं हर से सब लोग हम लोग बाहर गए थे, हमारा पिकनिक था, तो रिटर्न होने का टाइम एक फ्रेंड का ना कार ब्रेक डाउन हो गया। उसका ऑटो कार ही था, ईवी नहीं, ऑटो कार था उसका। पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स है ना, माल फंक्शन हो गया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ जगह पे जाके वो अटक गया बेचारा। ठीक है, मेरे को फोन किया, मैं गया, और तब तक उसने, टाटा की गाड़ी थी तो टाटा वाले को फोन कर लिया। तो टाटा वालों ने ना एक रोड साइड असिस्टेंस रखा है। अभी ये रोड साइड असिस्टेंस जब तक है ना, तब तक भी इट इज अ पार्ट ऑफ टाटा ओनली। ठीक है? तो रोड साइड असिस्टेंस वालों ने बोला कि सर वी विल गेट यू कनेक्टेड फर्स्ट टू आर रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप पूरा आपका डिटेल दो, आपका लोकेशन वगैरह दो, ताकि आपकी जो कार है वो टविंग कंपनी आएगी, वो टविंग कंपनी आपकी कार को टव करके जाएगी एंड दे विल टेक इट टू द सर्विस सेंटर। ठीक है? ये इसका बात किसके साथ चल रहा है? तब भी तक चल रहा है टाटा मोटर्स के जो रोड साइड असिस्टेंस वाले हैं ना, आरएसए बोलते हैं उसको, उसके साथ बात चालू है। ठीक है? अब वो रोड साइड वालों ने शायद 99% आई एम गेसिंग कि ये काम आउटसोर्स किया था किसी और को, जो ये कम्युनिकेट करवाएगा बिटवीन द कस्टमर एंड ये टोविंग वाले। ठीक है? अब ये जो टोइंग वाले होते हैं ना, ये नॉर्मल लोग होते हैं जो अलग अलग एरियाज में होते हैं, जिनके साथ इन लोग ने अपना एसोसिएशन रखा है फॉर आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस। फिर अचानक से एक बंदी का फोन आता है कि सर नमस्कार, ये वो करके है, और हमको पता चला कि आपका कार का ब्रेकडाउन वगैरह हो, तो काइंडली शेयर द लोकेशन विद अस एंड ऑल। उसने पूछा सर क्या प्रॉब्लम हुआ है? उसने बोला कि ये कार में ये माल फंक्शन आ रहा है, गाड़ी में डिस्ट्रेस साइन आ रहा है, और ये वार्निंग आ रहा है। क्या हो रहा है? और मतलब गाड़ी चालू हो रहा है, स्टेयरिंग हिल रहा है, एसी चालू है, रेडियो चालू है, सब कुछ बरोबर है, कार आगे ही नहीं जा रहा है। मींस जब वो ड्राइव पे डाल रहा है, द ड्राइव पे डालने के बाद जो एक्सेलरेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मींस द गियर नहीं पकड़ रहा है, गियर पकड़ेगा तो आगे जाएगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द गियर बॉक्स ओनली। 150% वो बंदी को घंटा कुछ समझ में नहीं आया।
अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपको अभी टोविंग करके सर्विस सेंटर भेजना है, बरोबर है। उसको मेरे फ्रेंड ने सेकंड टाइम रिपीट किया कि मैडम गाड़ी चल ही नहीं रहा है। एंड अभी की जो गाड़ियां है ना, ये जो ऑटो कार्स वगैरह होती है ना, उसमें एक बार तुम्हारा गाड़ी बंद है या वो पार्किंग पे है ना, तो स्टेयरिंग भी नहीं हिलता। ठीक है, इसने क्या बोला, स्टेयरिंग हिल रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। अभी जो टोविंग में ना दो टाइप के टो आते हैं, एक जो नॉर्मल होता है, जो आता है उसको तुम गाड़ी को पुश करो और वो पुल करता है और गाड़ी ऊपर चले जाती है। सेकंड एक हाइड्रोलिक वाला आता है। हाइड्रोलिक वाला तुम जहां पे भी गाड़ी तुम्हारा बंद हुआ रहेगा बीचों बीच पानी के अंदर, उसको लिटरली लिफ्ट करेगा और उसको प्लेस करेगा। ठीक है, इतना तो एज ए लेमैन मुझे भी पता है। जो खाई वाई में गाड़ी जाता है, इधर उधर जाता है ना, तो उसको टव वो हाइड्रोलिक वाली टविंग कार से होता है। ठीक है, ओके। अब 3 साढ़े 3 घंटा हम लोग जंगल के बीचों बीच रुके, फुल बारिश में। मजाक नहीं करो, मेरे गाड़ी में बैठ के हम लोग मूवी देख रहे थे। टविंग वाला पहले बोला मैं कल्याण में हूँ, कल्याण से निकल के उधर जाऊंगा, उधर से फिर आपके लोकेशन पे आऊंगा, मतलब उसको लगने वाला 3 साढ़े 3 घंटा लगने वाला। ठीक है, संडे था ना, तो एज इट इज आधे लोग नहीं होते। वो बंदा आया 3 साढ़े 3 घंटे के बाद, और वो नॉर्मल वाला टोविंग कार लेके आया, जिसमें क्या था, उसका वो एक नीचे आएगा ग्राउंड लेवल तक, फिर एक पुली रहेगा, वो उस गाड़ी को उसमें लगाने का नॉब डाल के और उसको पुल करेगा। अब इम्पॉसिबल था गाड़ी पुल होना, क्यों, खींच तो लोगे लेकिन गाड़ी इतना हैवी है, 4 टन का गाड़ी है, उसका आगे का पूरा टायर और बम्पर है ना बाहर आ गया, क्योंकि उसको पुल कर रहा है ना वो, विच इज नॉट मेंट। अरे बोला नहीं, बरोबर है ना, हमको तो ऐसा कुछ बोला नहीं, हमको बोला टविंग। फिर है ना हमने कस्टमर वालों को फोन किया, मतलब मैडम हमने आपको समझाया था कि ये प्रॉब्लम है, तो यू शुड नेवर सेंड अ नॉर्मल टविंग कार, यू हैव टू सेंड एन हाइड्रोलिक वन। मतलब वो बंदे ने समझाया हम लोग को, ये हाइड्रोलिक वाला ही चाहिए इसको, मतलब मेरे को भी मालूम है, बट हमने कंप्लेंट डाला तो उन लोग को समझ जाना चाहिए था। और दिस इज वेयर इट वाज कंफर्म्ड कि ये जो कॉल को हमको जहां से आया था ना, फॉर अस टू गेट कनेक्टेड टू अ टविंग वाला, वाज आउटसोर्स्ड। क्योंकि अगर ये कंपनी वाला होता ना, और कंपनी वाले को अगर हम बोलते ना ये प्रॉब्लम हुआ है, तो समझ जाता व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली वो वैसा। अभी तुम वर्स्ट, लोग ने जो मेहनत किया, ऐसा भी करके सीधा करके ये करके वो करके गाड़ी को आड़ा टेढ़ा करके टविंग में डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, और वो उसको नीचे से बांध के ये वो सब करके लॉक वॉक करके गाड़ी लेते लेके तो गया। अभी हम लोग आयरोली पहुंचे थे, ठीक है, 2.5 घंटा हुआ रहेगा। फोन आता है वो टविंग वाले बंदे का, कि सर अभी ये गाड़ी चढ़ा तो दिया, उतारने के लिए भी हाइड्रोलिक लगेगा। बोला ठीक है, अभी सर्विस सेंटर में आप बता दो कि हाइड्रोलिक चाहिए आपको उतारने के लिए। बोलता इधर ऐसा है ही नहीं, और वो लेके गया था, वही तो हम बोली, वो कुछ तो एरिया में लेके गया था, वहां पे सर्विस सेंटर था और उधर ये था ही नहीं। तो हमने बोला हमको नहीं मालूम, अभी आप देख लो, मतलब सर्विस सेंटर वाला, या आप फिर अगर उनके किसी और सेंटर में है। बोलता नहीं, मैं 10 मिनट राह देखेगा, नहीं तो मैं निकल जाएगा। इधर से उनका स्टार्ट हुआ अनप्रोफेशनलिज्म। मेरा फ्रेंड अभी भड़क गया, बोला तुम ऐसे कैसे धमकी दे रहे हो कि मैं गाड़ी छोड़ के जाऊंगा। मैंने गाड़ी लिया है, मेरे को रोड साइड असिस्टेंस मिला है, जिसमें मैंने पैसा भी भरा है। अभी ये तुम्हारा लुकआउट, बोलते सर हमारा भी लुकआउट नहीं, अभी कंपनी के साथ आप बात करो। फिर मेरे फ्रेंड ने पेशेंटली कंपनी वाली को फोन किया वापस, बोलते है सर ओके लेट मी थिंक, ये वो करके फिर उसने उसके साथ बात करेगा। तब ये बंद वापिस जो बंदी का फोन आया, बोलते हैं सर आपको इसके लिए हमको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक हाइड्रोलिक ये इसको बुलाना पड़ेगा, तो वाले को, फिर वो उतार के देगा। फ्रेंड बोलता मैं क्यों पैसा दूं, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कार। अकॉर्डिंगली अगर तुम ये इतनी छाती ठोक के बोल रहे हो कि रोड साइड असिस्टेंस में आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, इंडिया के किसी भी कोने में तुम रहोगे, तुमको असिस्टेंस मिल जाएगा। फिर भी मैं 4 घंटे रुका था। चलो संडे है, बारिश है, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, यू शुड अंडरस्टैंड। हमारे पे क्यों आया, होता नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर वो टविंग वाला भी नहीं बात मान रहा। बोला दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। फ्रेंड ने तो लास्ट में भड़क के उसको बोला, बंदी को भी बोल के कुछ मतलब नहीं होता, खुद का काम कर रही है, लेकिन बिकॉज ये सब रिकॉर्ड में जाता है ना, दो मन लिखते हैं दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस, बरोबर है। तो उसमें बोला आई नो, बंदा बोलता है मेरा फ्रेंड, इफ एट ऑल दिस मैसेज इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस मैसेज हैज टू बी सेंड लाउड एंड क्लियर टू योर हेड्स कि आई एम अ कस्टमर, your representatives, and that person should not talk to me like this. One, second, I have paid for the whole of the RSA. It is your responsibility. अगर मेरी कार को इतना भी एडिशनल को डैमेज हुआ ना, आई एम गोइंग टू sue द कंपनी। ये बोल के उसने फोन रख दिया। फिर एक अननोन नंबर से किधर से फोन आया, नाउ दिस कॉल अगेन वाज फ्रॉम टाटा मोटर्स। सर वी अंडरस्टैंड देयर वाज अ प्रॉब्लम इन देयर वाज मिसकम्युनिकेशन एंड दिस एंड दैट, ये वो विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड ऑल। सर हमने आपका कार तो उतरवा दिया है, एंड वी हैव मैनेज द एक्सपेंसेस एंड ऑल, ये वो ठीक है।
तो मेरे फ्रेंड ने बोला दूसरा जो भी डैमेज हुआ वो भी आपको कवर करके देना। नहीं सर वो तो नहीं होगा ना, ये वो। मैंने आपकी गलती है। बंदा वही बोल रहा है, गलती आपकी थी, आपने कौन सा हमको भेजा। योर पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर आप टाटा मोटर्स के बिहाफ पे बात करो, अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रहा हूं तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द माल फंक्शन। बोल रहा हूँ गाड़ी हिल ही नहीं रहा है आगे, उसको तुम अगर पुल कर रहे हो तो मेरा गाड़ी को डैमेज होना ही है, एक्सेल वैक्सेल बिगड़ता ही है उसमें। ओके आई लुक इनटू द मैटर, ये वो। फिर कल उनका आया, इतना इतना ये प्रॉब्लम हुआ, वही गियर बॉक्स में प्रॉब्लम था, आगे का ये हुआ, बिल ऑफ मोर देन 2 लाख रुपीज, डैमेज भी हुआ और वो जो गियर बॉक्स है वो इंश्योरेंस है और तुम्हारा आरएस है, तुम दोनों मैनेज करो, मैं 1 रुपया नहीं देने। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब कंपनी करता है और जो आउटसोर्सिंग वाला करता है ना, उनके पास वो क्वालिटी नहीं होती है। दे आर ओनली डूइंग दोज थिंग्स विच आर पेरिफेरल, विच आर नॉन इंपॉर्टेंट या नॉन कोर एक्टिविटीज। समझा? मॉल चलाने में और साफ सफाई रखने में जमीन आसमान का फर्क है। बरोबर है? समझा एवरीवन? इन सिंपल दिस इज आउटसोर्सिंग, राइट? देखो इसका मीनिंग इंट्रो पार्ट बताता हूं। व्हाट इज आउटसोर्सिंग एवरीवन? Outsourcing is nothing but a practice of contracting some specific business functions, mainly non-core activities. एक चीज समझाऊं गाइस, ये जो एक्टिविटी है ना तुम्हारे लिए नॉन कोर है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है ना उनके लिए कोर है। क्यों? इसमें से ना तुम इनकम जनरेट नहीं हो रहा, बट तुम्हारे पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। लेकिन यही एक्टिविटी को किसी और को अगर तुम दे रहे हो करने के लिए और उसके लिए उसको उसका पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए तो कोर एक्टिविटी हुआ ना। समझ रहे हो? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? What are you doing? You are trying to outsource non-core activities or peripheral activities to an outsourcing agency, wherein you then can put efforts for the core activity. बरोबर है? जब तक तुम आउटसोर्स नहीं कर रहे तो तुमको दोनों में फोकस करना पड़ रहा था ना, कोर पे भी नॉन कोर पे भी। यस और नो? और नॉन कोर एक्टिविटी का प्रॉब्लम ये है कि दैट इज नॉट इनकम जनरेटिंग। जैसे मैंने बोला टेबल साफ करना इज इनकम जनरेटिंग। मॉल्स में जो टेबल वेबल साफ करके मेंटेन कर, तो इज इट इनकम जनरेटिंग? व्हाट इज इनकम जनरेटिंग? मैं अच्छा खाना दूं, अच्छी सर्विस दूं उनको, बरोबर है? बट अगर मेरा ही अटेंशन डिवाइडेड है कि मैं खाने पे भी फोकस कर रहा हूं, खाना बनाने पे भी फोकस कर रहा हूं, सर्व करने में भी कर रहा हूं, टेबल में भी कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा अटेंशन डिवाइडेड हो रहा है, मेरी क्वालिटी डिवाइडेड हो रही है। अब वो अगर सफाई का काम मैं किसी और को दे देता हूं, विच इज नॉट माई हेडेक एनीमोर, तो जो भी मेरा 10, 20, 30% एफर्ट उधर जा रहा था, वो सब अगर मेरे कोर एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाए तो मेरी क्वालिटी और बेटर हो जाएगी, विच विल हेल्प मी टू जनरेट बेटर इनकम। यस और नो? एंड इफ आई एम एबल टू जनरेट बेटर इनकम, थोड़ा पैसा मैं देके वो बाहर किसी से करवा लूं ना, और जो मेरे को करके दे रहा उसके लिए तो कोर एक्टिविटी है। और कभी भी याद रखना, अपनी जो कोर एक्टिविटी है तो अपन उसको क्वालिटी मेंटेन करेंगे ही करेंगे। तो जो जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो मेरे लिए मेरा नॉन कोर एक्टिविटी करके दे रहा है, ये समझ के कि वो उसका कोर एक्टिविटी है, तो वो उसकी तो क्वालिटी मेंटेन रखेगा, क्योंकि उसको तो उसमें से इनकम जनरेट करना है। तो मेरी नॉन कोर एक्टिविटी जो कोई और करके दे रहा है, उसमें मेरे को अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है, प्लस जो कोर एक्टिविटी है जिसमें अभी मेरा अटेंशन इतना डिवाइडेड नहीं है, उसकी भी क्वालिटी बढ़ रही है। मतलब ऑल एंड ऑल क्या होगा, मेरी कोर एक्टिविटी का भी क्वालिटी बेटर है, मेरी नॉन कोर एक्टिविटी का भी क्वालिटी। समझा? ये होता है आउटसोर्सिंग का ब्यूटी एवरीवन, राइट? सी, सो यहाँ पे मेनली नॉन कोर एक्टिविटीज लाइक सिक्योरिटी, सैनिटेशन और पैंट्री सर्विसेज होता है ना। बहुत सारी ऑफिसेज वगैरह में पैंट्री मिलता है, खाने पीने का मिलता है, दैट इज अगेन आउटसोर्स्ड। बरोबर है? क्या भाई अपने एम्प्लॉयज को ये सब्सिडाइज रेट्स पे खाना वाना देना, तो पैंट्री सर्विसेज उन्होंने दे दी है। यस और नो? टू स्पेशलाइज एक्सटर्नल एजेंसीज, नाउ अ फॉर्मल एग्रीमेंट हैज टू बी मेड एंड द एजेंसी हु प्रोवाइड्स द सर्विसेज विल गिव यू द रिक्वायर्ड मैन पावर एंड दे विल चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ दिस विल अलाउ द कंपनीज टू रिड्यूस देयर ऑपरेशनल कॉस्ट, प्लस दे विल हैव एक्सेस टू स्किल्ड रिसोर्स, improve their efficiency and mainly focus on their core business activities which will be strategizing, managing, innovating and the growth. समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू पक्का समझा? चलो आगे देखते हैं। दो चीजें आउटसोर्स करने का, सबसे पहला क्या है? इट इज हेल्पिंग यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट। अभी मैं बोल रहा हूं तुम खुद करोगे तो शायद खर्चा बढ़ेगा, तुम खुद करोगे तो महंगा पड़ेगा। ओके? सेकेंड, व्हाट आर यू डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव ऑन योर एक्सपर्ट थिंग्स, मतलब जिस चीज में तुम्हारा कोर है उसमें ही तुम एक्सपर्ट होने का ट्राई कर रहे हो। एंड जो नॉन कोर एक्टिविटीज है जिसको तुमने आउटसोर्स किया है, वो जो लोग तुमको काम करके दे रहे हैं उनका वो काम में भी एक्सपर्टीज है ना। सिंपल है। अगर मैं खुद जाके ये सैनिटेशन वॉशरूम वगैरह ये सब अपन कर, अपना वो रोज का काम है ही नहीं, दिस इज नेवर गोइंग टू बी आवर एक्सपर्टीज। और ये जो दूसरे लोग हैं उनको ट्रेनिंग ही वैसा मिला, उनका काम ही वैसा है, तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अस विद extraordinary qualitative service, and that too for what? That too for non core activities. Yes or no? Samjha? So it will use the expertise of the firm which is specializing in that particular field of job or in that particular field of service. समझा कि नहीं समझा? Everyone देखो examples.
दिख रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी, सैनिटेशन वाले, यस और नो, राइट नाउ नीड फॉर आउटसोर्सिंग। टुडे सर्विसेज वर्ल्ड वाइड आर बिकमिंग वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड, सब लोग हर चीज में हर काम में स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हैं, यस और नो। अभी जैसे इसने बोला ना शादी का, भाई अभी तो अलग लेवल पे चल रहा है पब्लिक, क्या क्या नई नई चीजें आ गई है, मतलब वो शादी के अंदर भी देयर थिंग्स विच आर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, कि ऐसा सब भी होता है अभी, मतलब छोटी छोटी अगर चीज ये भी पता रहेगा तुमको, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे ज्यादा ही है, बट व्हेन आई सॉ आई वाज शॉक्ड। अब वो बोलते हैं कि अगर तुमको पैसा, हमारे इसमें तो पैसा वैसा का हिसाब ही होता नहीं है, कि यू डोंट टेक एनी गिफ्ट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। भाई लोगों ने क्या किया था, पैसा वैसा नहीं है, लेकिन तुमको अगर पैसा देना तो उसने क्यूआर कोड रखा था, और ये वो शादी वालों का दिमाग नहीं था, ये इवेंट मैनेजमेंट वाले, कि तुम स्कैन करो। अरे वो छोड़ो, शादी का जो नहीं होता है ना, इनविटेशन में भी क्यूआर कोड है, किसके लिए मालूम है? वो भी छोड़, खाने का मेन्यू का भी ये है, क्यूआर कोड है, मैंने देखा है क्यूआर कोड फॉर द मेन्यू, के सुबह का अगर तुम्हारा ये, तो इस समय हमारा ये मेन्यू है, शाम को हमारा ये मेन्यू है, वो सब भी है, मतलब डायरेक्शन है। अच्छा डायरेक्शन भी उन्होंने 3D बना के भेजा है, हाँ, वो एडोब पे बना के उन लोग ने उसका 3D वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कि तुम यहां पे उतरोगे, यहां से ये सिग्नल लेना, इधर से, और वो दिखता है ये दुकान है, ये लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क, और फिर यहां पे तुम पहुंचोगे। भाई साल ये शादी का नहीं होता है। अच्छा रिसेंट में मेरे भाई ने मेरे को बताया था, उसको कुछ चाहिए था तो मेरे को समझा, तो उसमें इन लोग ने अभी इवेंट में सब अलग अलग चीजें भी रखते हैं ना, प्री शादी के पहले स्पोर्ट्स इवेंट रखते हैं, और जैसे पहले संगीत मेहंदी होता था, अभी स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, फिर एक कॉमेडी नाइट्स होता है, फिर एक परफॉर्मेंस नाइट होता है, ऐसा। उस शादी का इसमें ये क्या स्पोर्ट्स का था, मतलब क्रिकेट का था, यूट्यूब लाइव, यूट्यूब लाइव पे, बिकॉज कैसे घर के बड़े बुजुर्ग तो नहीं खेलने वाले, बट लड़के वाले लड़की वाले तो दो चार टीम जो मिलके उन्होंने ग्राउंड वाउंड बुक करके, ग्राउंड बुक किया है, ऐसा भी नहीं टर्फ वर्फ, ग्राउंड बुक किया है, यूट्यूब लाइव, लिंक भेजा है भाई शादी के उसमें, कि वी विल हैव दिस इवेंट ऑन दिस डे, जिसका यूट्यूब लिंक ये रहेगा। काय चल रहा है, ऐसा तो सबके पास है, लेकिन ये इनोवेशन कहां से आ रहा है भाई? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं अगर करता, मैं तो ये नहीं सोच पाऊं, ऐसा सब भी होता है भाई लाइफ में। पता है यूट्यूब लाइव है, पता है स्पोर्ट्स है, लेकिन दोनों को शादी के अंदर मैं नहीं लेके आ पाया। मैं बता सकता हूँ, प्रूफ है, ये मैं आज से 8 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 8 years बैक, मेरी फ्रेंड का शादी था, ठीक है, दादर में, एंड जिनको पता है, वालिया तेरे को पता होना चाहिए, 18 जून 2017 क्या था मालूम है? चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, जो इंडिया हारता है, उसने लाइव रखा था शादी में, 2017 में, 8 years बैक, संडे था वो भी, मैं वो भी बताऊं, उसने शादी में रखा था 8 साल पहले। अभी तो है, अभी तो है, मतलब जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का बीच में वापस मैच हुआ था, या वर्ल्ड कप फाइनल था, वो तो लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग रखा है, लेकिन उसने तभी रख दिया था 8 साल पहले। A4 हो सकता है कि नहीं वो बोलते रहे रुपए 4 6, हाँ भी करो कंटिन्यू। और इनोवेटिवनेस, वन ऑफ द मैरिजेस जो 2011 में वाज, वो मालूम है एक चैनल आता है टाइम्स ऑफ गुड्स, क्या एनडीटीवी गुड टाइम्स ऐसा कुछ तो नाम है वो चैनल का, आता है पता नहीं, उसमें एक शो आता था बिग फैट इंडियन वेडिंग्स करके, एक शो आता था, उसमें एक शादी आया था, जो उस साल तक का सबसे एक्सपेंसिव शादी था, जो उस टाइम पे द बजट ऑफ दैट मैरिज वाज मोर देन 100 crores। हाँ, उस शादी का न्योता हमको आया था भाई, वो इतने बड़े इवेंट, बड़े, हाँ आया था, कैसे आया था मत पूछना, नहीं गया था वो अलग बात है, बट आया था, आई वॉज नॉट देयर, मतलब ये शादी हैदराबाद में था, जब इनविटेशन आया तब मैं हैदराबाद में था, मेरे मामा को आया था, लेकिन वो इतने बड़े लोग थे भाई, तुम लोग सब लोग आओ, मतलब माई मॉम वॉज एल्डर टू माई मामा, वो आपकी बड़ी बहन है, वो बंदा जो आता है शादी वाला, हाँ, लड़के की तरफ से, मॉम का पैर वैर पड़ता है, भाभी जी आपको भी आना है, दीदी आपको भी आना है, बच्चे हाँ सबको आना है, लेकिन जिस दिन शादी था हम लोग थे ही नहीं इधर, वी केम बैक टू मुंबई, जाने दो। भाई मामा ने बोला, जो लास्ट जिस दिन रिसेप्शन था ना, भाई इतना बड़ा एलोबरेटेड शादी, और इतना एलोबरेटेड मेन्यू, अलग अलग कुजीन्स राउंड द ग्लोब, भाई बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए उन लोग ने टॉय कार रखा था, तुम बैठो, इधर से इधर घूमो, वो डेस्टिनेशन, इधर से इधर घूमो,
भाई इतना बड़ा था कि बड़े बुजुर्ग थक जाएंगे। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसने बोला आजकल इतने बड़े बड़े वेन्यूज होते हैं, वो कन्वेंशन सेंटर्स ऐसे ही होते हैं, बीच में रखते हैं भाई उन लोग ट्रॉलीज रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉलीज रखते हैं, तुम बैठ के जाओ। क्या चल रहा है, बोला खा के भी तुम ही दो। कि मालूम है आगे उसकी बैंड बजनी है। ये तो पहले लड़के बैंड बजा के लेके जाते थे, हम मालूम है कि अभी से प्रैक्टिस कर लो, है कि नहीं? अभी थोड़े टाइम में तो ये होगा भाई, लड़के का विदाई होगा, कर ले प्रैक्टिस, आज से ही रोना चालू कर। भाई ये भी है, पेड सर्विस है, मारवाड़ी में ज्यादा होता है, विदाई होती है ना उसमें कंपलसरी ऐसा बताना है रोने का है, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। यस, लड़कियों को प्रैक्टिस करवाते हैं रुलाने का, उसके लिए स्पेशल लोगों को अपॉइंट करते कि ऐसा रोना है। उसमें भी स्पेशलाइजेशन बताऊं, वो बताते कि इतना ही रोना है, इतना ही पानी आना चाहिए, क्योंकि फोटो और कैमरा में ऐसा एंगल में दिखना चाहिए। ये सब होता है, होता है, इतना ही एक्सप्रेशन में इतना ही रोना है। प्रैक्टिस, इट इज प्रैक्टिस। देख एक एक सुन सुन, एक है ना साइकोलॉजी समझ, मोमेंट इमोशनल होता ही है, तुमको रोना आए ना आए, आजू बाजू वाले को देख के तुमको रोना आता है, क्योंकि यार घर के लोग होते हैं जिनको सच में अफेक्शन रहेगा, मेरे से रहेगा चल निकल ओके, उन लोग रोने वाले तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना। बट प्रैक्टिस किस चीज का है मालूम है? हाउ मच यू नीड टू क्राई, बिकॉज मेकअप नहीं उतरना चाहिए, इतना ही दिखे कि फोटो में उतना फोटोजेनिक दिखना चाहिए। भाई इसमें मैंने देखा था, सुना था, गाड़ी के अंदर है ना दो ऐसे डेडिकेटेड कैमराज रखे थे, वो ये ऐसे कैमराज होते हैं ना कि जो गाड़ी में बैठेंगे, वो दोनों बंदा इधर बंदी इधर बंदी इधर वट, वो एंगल में व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, ये वो सब तक भी रिकॉर्ड होता है। आइडिया दे रहा हूं तेरे को, करवा दे दीदी की शादी में। एंड मैं बताऊं गाइस, दिस इज नॉट योर ब्रेन्स, ये इवेंट वाले ऐसा करवाते हैं बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग शुड लुक वेरी पिक्चरिस्टिक, कैमरा फ्रेंडली। अरे दिखते, ये तो मेरे को सच में ऐसा, भाई इन लोग ने अपॉइंट किया लोगों को तुमको ये सिखाने के लिए कि कितना रोना है। पूछ इसको बता, लेकिन लोगों को खर्चा करना है ना डियर, दे हैव टू शो। अब मैं बोल रहा हूं, मैं तेरे को पता है, मैं हाथों का बात किया था अपन ने, भाई उसमें लड़की मारवाड़ी थी, लड़कियों लड़की वालों ने, मेरे को उस दिन पता चला कि ऐसा ऐसा ही होता रहेगा, मैंने दिमाग में कभी लॉजिक लेके ही नहीं आया। बट भाई शादी का फर्स्ट डे से लास्ट डे तक देयर वर 2 or 3 पीपल हु हैड, दे वर अपॉइंटेड टू मैनेज द सोशल मीडिया। पता है ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम में मैं, अरे मैं बोल रहा हूँ इतने लोग सजे धजे, एक तो मारवाड़ी लोगों की शादी में जाओ तो ऐसे ही लगता है कि एक एक बंदा एक एक बंदी उधर का, उनका उनका नेटवर्क समझ में आता है। भाई तुम औरत और लड़की लोग को देखो तो ज्वेलरी शॉप दिखता है वो, इन सब में एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो इतना नजदीक है दुल्हन के, इसके दूल्हे के, वो नॉर्मल कपड़े में, बोला है, फिर मालूम पड़ा वो सोशल मीडिया। एंड गाइस, ये सोशल मीडिया वाले की बात कर रहे हैं ना, दीज गाइस हैव मोर इंपॉर्टेंस देन द फैमिली देमसेल्व्स। उन लोग ने बोला कि मैडम अभी है ना अपना ये अभी एक नया रील बनने वाला है, तो प्लीज आप ये रिपीट करो। वो भाई उनके रीति रिवाज छूट जाते हैं घर वालों के, इनके पीछे, क्योंकि इनको चाहिए कि वो दिखना चाहिए। और मैं इधर देख रहा हूं कि इधर शादी हुआ है, ये जस्ट जस्ट चीज इधर हुई है, इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स सोशल मीडिया पे अपडेट हो गया विद फुल एडिटिंग। घर कौन रहे मालूम पड़ा, इन लोग थे, और इनका टीम था 3-4 लोगों का, वो एक बंदी है जो पूरा ले रही है, वो उधर उनको फॉरवर्ड हो रहा है, टक 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 लैपटॉप लेके इन लोग बैठे, अपडेट। आई डोंट नो। एग्जैक्टली, इससे देखो ये बता, एक और नया चीज है, तुमको मालूम है, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही था, बट ये मैंने सोचा है, आई टेल यू,
दूल्हे और दुल्हन का एक शैडो रहता है। मैंने तो दूल्हे दुल्हन का देखा। दूल्हे दुल्हन का शैडो मतलब सब लोग, उन लोग तैयार वैयार हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, बट पूरे दिन का अगर तुमको इवेंट कैप्चर करना है तो वो कैप्चर करने के लिए एक बंदा और एक बंदी को सेम कपड़े सेम तरीके से तैयार करवाते हैं। हाँ, अच्छा, सेम करवाते हैं उनको, ही गाड़ी वाड़ी में बैठे रहेंगे, फिर वो उनका एंट्री है वो, क्योंकि अलग अलग टाइम ऑफ द डे में उनको तुमको अलग अलग ये दिखाना है, तो शैडो को रखते हैं उन लोग। अति चल रहा है, अति पे अलग। ये तुम्हारे मारो भाई लोग को तो लेके ही आते हैं ना गाँव वाँव से। ये इसका अलग, इसका अलग, हाँ, वो तो चेंज नहीं होगा। जेब में ये सब रहता ही है, वो पोंछ के दे, हाँ, ये सब तो भी हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। ये शैडो में क्या बोल। वाओ, इंसानों के भी होते हैं ना, मैं बोला ना शैडो, मतलब वो तुम्हारे सब काम वाम करके देगा, पानी लेके आओ, जूस लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। इसने बोला उसकी दीदी का पेट है, पेट का भी एक शैडो है कि कुत्ते के बाद एक और कुत्ता। सॉरी, शैडो का बात किया। जाने दो भाई, तुम्हारा जब एज आएगा तब तक तो पता नहीं है, मेरे को लगता है सब तुम्हारा शादी वादी भी एकदम पेन ड्राइव वाला होगा। यू नो, गाइस गाइस गाइस, रिलैक्स। ओ बस, आई, गर्ल्स, बॉयज, रिलैक्स। आई रियली फील लकी कि भाई अगर हमारा जब शादी हुआ ना, कुछ नहीं था, जाओ शादी करो, आओ घर पे जाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं था। बिकॉज मेरा शादी मंदिर में था, तो उधर आवाज करना अलाउड नहीं था। मेरा वाइफ का बिलीव ही ऐसा था कि अपने को कोई शो शाइनिंग नहीं करना है, नो स्पेंडिंग ऑफ अननेसेसरी मनी एंड नो डिस्टर्बिंग टू समवन एल्स। क्योंकि किसी के अगर उसमें तुम बैंड बाजा बजाते हो तो किसी को डिस्टर्ब होता ही होता है। हमने पहले ही रखा था, डेस्टिनेशन ही वैसा चूज किया था शादी का, तो हम सरल तरीके से हो जाए। कोर्ट में करना था, घर वालों को अलाउड नहीं था, मतलब उनको ऐसा रहता है कि नहीं यार करे। क्या, कोर्ट मैरिज? मेरा शादी इस्कॉन मंदिर में, उतना बड़ा हॉल उधर ही था, 1,000-1,200 जन की कैपेसिटी वाला हॉल उधर ही था, एंड ब्यूटीफुल हॉल। और वैसे भी मेरा इस्कॉन से ज्यादा पहले से ही मेरा ये है, मेरा पहले से ही फिक्स था, करना है तो इधर ही करना है, कुछ टेंशन ही नहीं। सब सब स्पेस में था, खाली घर से दूर था, बाकी पार्किंग का कोई लोचा नहीं, खाना तो A+ कैटेगरी का खाना, ठीक है। हॉल भी इतना बड़ा, क्या मतलब, इतना बड़ा हॉल है विदाउट एनी पिलर्स, तो वो भी स्ट्रेस नहीं। और ये सब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती है ना, ये करो, बाहर जाके वो फोटो वाले, तुम ये एंगल में निकालो, कुछ नहीं, हमको अलाउड ही नहीं है, सॉरी। पागल से खर्चा करते हैं सब घर वालों को, और स्पेशली आज की तारीख में बुरा नहीं लगा ना, बट लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं सब चीजों में, हर चीज के लिए फोटो और अपडेट्स चाहिए। होता है, होता है। और उन लोग बोलते भी है शादी तो लाइफ में एक ही बार होता है, मैं सीरियसली। फुकट फुकट है। चलो एनीवेज, सो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद आउटसोर्सिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ओके। चलो।